सईतो एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था जो दिल ही दिल में जॉनी सिंस बनने का सपना देखता था। लेकिन जब उसने पाइप क्लीनर की नौकरी के लिए ज्यादा सैलरी मांग ली तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। घर लौटते वक्त एक ट्रक के उसे कुचलने से ठीक पहले ही उसका इसेकाई मूवमेंट एक्टिवेट हो गया। आंख खुली तो वो एक मिडीवल फैंटेसी दुनिया में था, जहां वो एक गंभीर रूप से डिमेंशिया ग्रस्त जादूगर और उसके अजीब से साथियों के साथ जुड़ चुका था। सईतो ने अपनी लॉक पिकिंग मास्टरी दिखाते हुए एक बंद दरवाजा खोल दिया। उसके मैजिकल कंपेनियंस बस उसे घूरते रह गए। एक ऐसा आदमी जो जॉनी सिंस बनने का सपना देखता था और ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर रहा था जो उन्होंने जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। उसने दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया क्योंकि उस पर मैजिक सील लगी थी। तभी ग्रुप का बूढ़ा मेज भी आगे आया और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया। अंदर आखिरकार छुपा हुआ ट्रेजर मिला। उसी पल सईतो ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पिछले जीवन को याद किया। जिंदगी वहां भी कुछ खास अलग नहीं थी, बस फर्क ये था कि वहां उसे लगातार इंसल्ट और जबरन छुट्टियां मिलती थी। अब वो फिर वही कर रहा था जिसमें वो एक्सपर्ट था, थीव्स के ग्रुप के लिए काम, और वे सब उसे देखकर हैरान थे। लेकिन जैसे ही संदूक खुला, पता चला कि ये फेक था, चोरों को फंसाने के लिए बनाया गया एक ट्रैप चेस्ट। फीमेल वॉरियर रेल्जा ने मॉन्स्टर की छाती को 2 हिस्सों में चीर दिया और प्लम्बर को एक पेनफुल मौत से बचा लिया। प्लम्बर की नज़र उसके ढीले हेलमेट पर पड़ी और उसने उसे ठीक करने की ऑफर दी। ओवरपावर्ड होने के बावजूद शायद सी दिखने वाली रेल्जा ने हिचकिचाते हुए हेलमेट दे दिया और उसे हथौड़े से ठीक करते देखती रही। कहीं ना कहीं उसे एक सिंपल आदमी को अपने लिए काम करते देखना अच्छा लग रहा था। हाल की जीत के बाद सईतो ने मॉरलॉक के बारे में पूछा। रेल्जा के मुताबिक वो लेवल 83 का विज़र्ड था, यानी बाकियों से कई गुना ज्यादा पावरफुल। प्रॉब्लम बस ये थी कि वो सिवियर डिमेंशिया से जूझ रहा था। इसी वजह से वो अक्सर अजीब सिचुएशंस में फंस जाता। कभी खुद को स्टोन गॉलम के पीछे टेलीपोर्ट करके उसी से दुश्मनों को कुचल देता, तो कभी खुद को भूलकर अपने ही साथियों से पार्टी में दोबारा शामिल होने की रिक्वेस्ट करता। कई बार तो वो ये भी भूल जाता कि वो जिंदा है और ज़ॉम्बीज़ के साथ घूमता रहता। लेकिन कुछ रेयर मोमेंट्स में वो बेहद यूजफुल भी साबित हुआ, जैसे उस वक्त जब पूरी पार्टी मर गई थी और उसने अकेले ही सबके कॉफिन्स को चर्च तक पहुंचाया। उसने रेल्जा की मेटल बिकिनी छोड़कर बाकी सारा सामान बेच दिया और फिर सबको रिवाइव कर दिया। जब उससे पूछा गया कि उसे मेटल बिकिनी पहनने का इतना शौक क्यों है, तो उसने अपनी भूलने की बीमारी का बहाना बनाकर बात टाल दी। सफर के दौरान उसकी बूढ़ी कमर बार बार चटकती रहती और उसकी देखभाल लैफ्रन पैन करती, जो गोल्ड कॉइन के बदले मैजिकल हीलिंग देती थी। यात्रा करते हुए सईतो ने देखा कि उसका कॉइन बैग भरता जा रहा है, तो उसने उसके लिए एक पाउच बनाने का फैसला किया। बदले में उसने कुछ दिनों तक बूढ़े मेज की टूटी हुई पीठ का फ्री इलाज किया। एक दिन रेल्जा के नी पैड्स नापते वक्त उसने मेजरमेंट्स पूछे, क्योंकि इस दुनिया में सेंटीमीटर जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब उसने मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में पूछा तो मेज ने बताया कि सदियों पहले किंगडम के फाउंडर मदाराका नाम के राजा, जिसका थर्ड लेग हाथी के आकार का था, उसने सोलोमन टाइप राजा बनने का फैसला किया था और उसकी सैकड़ों पत्नियां और बच्चे थे। उस जमाने के स्कॉलर्स ने राजा के मांस के टुकड़े को ही बेस यूनिट मान लिया था। उदाहरण के लिए लैफ्रन पैन की हाइट इस वक्त ठीक एक मदाराका के बराबर थी। इधर जंगल में आर्मर पहने एक ड्वार्फ पर कुछ जिन्स ने हमला किया। वो एक मेज था जो ड्वार्फ्स के लिए अनयूजुअल था। उसने ये प्रोफेशन अपनी हाई मैजिक एफिनिटी की वजह से चुना था, जो एक मेटल पंचिंग बैग जैसी टेक्निक पर डिपेंड करती थी। पहले डैमेज झेलना, फिर एक ओवरपावर्ड स्पेल से दुश्मनों को उड़ा देना। अपने लोगों को निराश करके और ड्वार्फ मर्लिन बनने की वजह से वो अकेली जिंदगी जी रहा था, बस उसका पपी ही उसका साथी था। इसी दौरान लैब्रिंथ की 13वीं फ्लोर पर एक्स विल्डिंग प्रिंसेस और बिना आई पैच वाला पायरेट अपने हथियारों पर बफ मैजिक डालकर और अंदर बढ़ रहे थे, क्योंकि इतनी गहराई पर अटैक मैजिक बेअसर हो जाता था। सईतो उस वक्त मेवनी की दुकान पर था, जो ये देखकर शॉक थी कि एक प्लम्बर एबैकस इस्तेमाल कर सकता है। बातों बातों में एक क्रीपी आर्मर क्लैड वॉरियर हर्ब्स ढूंढते हुए अंदर आई। जैसे ही उसने बोला, सईतो ने उसे रेल्जा पहचान लिया। नाम सुनते ही वो भाग गई और लैफ्रन पैन के साथ दुकान के पीछे छिप गई। अगले दिन एक बॉल्ड ठग दुकान में नाइफ बेचने आया। 15 कॉइन्स लेकर वो चला गया और मेवनी का मजाक उड़ाया कि वो न्यूबी है। असल में ये नाइफ उसे एक केव में मिली थी और उसने मैजिक से इसे बेकार बना दिया था। लेकिन असल में धोखा उसी को हुआ था। वो ब्लंट ब्लेड असली बेहद रेयर मिथिल सिल्वर कोटिंग निकली, जिसकी कीमत 300 कॉइन से भी ज्यादा थी। सईतो और मेवनी ने उसके जाने के बाद ये सच डिस्कवर किया। अपनी अगली रेड में जब सईतो 2 बार ऑलमोस्ट इसेकाई होने वाला था, मॉरलॉक ने उसे बचा लिया और फिर हमेशा की तरह तुरंत अपना स्पेल भूल गया। दोनों को रायल्जा ने बचा लिया, जिससे अपने पेट आदमी की ज्यादा चिंता थी। अब उसे खुद भी एहसास होने लगा था कि मेडिवल दुनिया में सिर्फ ताले खोल पाना उसे कायर और डरपोक ही साबित करता है। फायदा उठाने के लिए उसने बूढ़े मेट से कुछ बेसिक मैजिक सिखाने की रिक्वेस्ट की,
एक और चोरी के दौरान जब उन पर जिन्नों की पूरी सेना टूट पड़ने वाली थी, बूढ़ा जादूगर अपना स्पेल भूल गया। उसी पल साइटो ने बीच में आकर मंत्र पूरा करने में उसकी मदद कर दी। इस नई यूजफुलनेस ने रायल्जा को जेन्युइनली इंप्रेस कर दिया। ट्रेजर तक पहुंचने पर सबने साइटो से कहा कि आगे भूल जाए, क्योंकि वे ऐसे लेवल पर थे जहां मैजिक काम नहीं करता था और हर ट्रैप जानलेवा हो सकता था। लेकिन उसने वार्निंग इग्नोर कर दी। जमीन धंस गई और वो सीधे पानी के नीचे बनी एक केव में गिर पड़ा, जहां उसका पैर टूट गया। वहां पड़ा हुआ उसे याद आया कि कैसे उसके बॉस ने ज्यादा सैलरी मांगने पर उसे बेकार कहा था। उसे लगा कि इतनी बड़ी फेलियर के बाद उसकी नई टीम भी शायद उसे छोड़ देगी, लेकिन किस्मत से लॉक पिकिंग कोई आम स्किल नहीं थी। कम से कम वो अपने पुराने जीवन से पूरी तरह यूजलेस तो नहीं था। टीम ने उसकी बेल्ट से निकली टॉर्च का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। उसी वक्त ग्रुप एक वाटर मॉन्स्टर से लड़ रहा था। रायल्जा, जो ऐसे जीवों से बुरी तरह डरती थी, उल्टी करने के लिए भाग गई, जबकि मोरलॉक ने अपने मैजिक से उसे वहीं रोके रखा। साइटो, जिसने अब स्वॉर्ड चलाना सीख लिया था, आगे बढ़ा और मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। मॉन्स्टर मरते ही उसने उसे खाने का फैसला कर लिया। पूरी टीम को लगा नया सदस्य पागल हो गया है, लेकिन साइटो ने कामली कहा कि उसके पास एक प्लान है। वो असैसिन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नीडल्स लेने मयवाना गया। मयवाना उसे हथियार बेचकर बेहद खुश था और दिल ही दिल में उम्मीद कर रहा था कि शिकार रायल्जा होगी। वापस आकर साइटो ने जानवर का सिर उतारा, मांस को स्क्यूअर्स में पिरोया, उसे भूनकर मसाले डाले और मेडिवल क्रिमिनल्स को चखाया। दोनों लिटरली शॉक में चले गए। उन्होंने पहली बार कुक्ड फूड खाया था। रायल्जा, जिसे लॉकनेस मॉन्स्टर खाने का आइडिया ही घिनौना लगता था, एक बाइट के बाद पूरी तरह बदल गई। मोरलॉक ने सुशी शॉप खोलने का सुझाव दे डाला, लेकिन साइटो, जिसे रोज लाइफ और डेथ हालात में जीने वाला गरीब चोर बनना ज्यादा रियल लगता था, कुछ और ही सोच रहा था। अगले मिशन पर साइटो ने कैवर ट्रैप देखकर एक चेस्ट को छोड़ दिया। बार बार मौत से बचने के अनुभवों ने उसे ट्रैप्स की असली डेंजर सिखा दी थी। फिर उन्हें एक और चेस्ट मिला जो ज्यादा सेफ लग रहा था। जैसे ही उसने ट्रैप वायर्स काटे, गलती से गलत तार कट गया। मेटल मेल्टिंग स्लाइम सीधे रायल्जा पर गिरा। उसका आर्मर उतर गया और उसके शेपली डी कप एसिड्स और आकर्षक राइस केक साफ दिखने लगे। बूढ़ा जादूगर, जो यूथ की ब्यूटी में खो गया था, बेहोश हो गया। डिमेंशिया की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। जैसे ही रायल्जा ने देखा कि वर्कर का ध्यान भटक गया है, वो पलट गई। दूर कहीं एक एम्बिशियस वुल्वरीन एल्फ और एक डिवोटेड प्रीस्ट, जो वायलेंस में भी ऑडली इन्वॉल्व लगता था, मॉन्स्टर्स की आर्मी को तबाह कर रहे थे। मैजिक इस्तेमाल न कर पाने वाली स्पॉइल्ड फैमिली मेंबर होने के बावजूद एल्फ ने एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली थी। ब्लडशेड उसका डिवाइन पर्पस बन चुका था और हर फाइट के बाद प्रीस्ट उसे हील करता था। प्रीस्ट के पास सिर्फ हीलिंग मैजिक था और फेरी की मदद करने में वो बस एक्स्ट्रा टाइम देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे फेरी के लिए एक डिस्टर्बिंग ऑब्सेशन हो गई। उसे फेरी को घायल देखना अच्छा लगता था, क्योंकि वही मोमेंट्स थे जब वो यूजफुल बनती थी। वो ड्वार्फ के घावों को चूमता और चाटता, दावा करता कि यही बेस्ट हीलिंग मेथड है। असल में वो एक ट्विस्टेड नन थी, जिसका दिमाग खतरनाक हद तक गंदा था। एक मॉन्स्टर जो स्लॉटर से बच गया था, भागने के बजाय वहीं रुक गया, बस इस हॉरिफाइंग स्पेक्टिकल को देखने के लिए। महल के बाहर राजा ने डीमन किंग को हराने के पोस्टर्स लगवा दिए। जब कोई नहीं आया तो वो खुद निकल पड़ा और मंत्री को पीछे छोड़ दिया, जिस पर ट्रेजरी लूटने आए कूप लॉटर्स ने हमला कर दिया। राजा लौटा तो देखा मैजिक एक्सपर्ट मंत्री ने घुसपैठियों को स्टोन स्टैचूज में बदल दिया था। डीमन किंग को हराने के बाद राजा उसके जिंदा हेड के साथ चेस खेल रहा था। उसने एग्जीक्यूशन कैंसिल कर दी, क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। डीमन किंग को डिस्गाइज में एक नया वॉरियर बना दिया गया, उसी जनरल ने जिसने कू लीड किया था। रात में मेडिवल मार्शमेलोज भूनते वक्त लफान पान ने अपने डिमेंशियाग्रस्त मेट से पेमेंट मांगी, जिसे स्पाइनल ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। साइटो ने रायल्जा से लफान पान की मनी ऑब्सेशन पर बात की। रायल्जा उसे लफान पान के पास ले गई, जो मून गॉडेस को कॉइन्स चढ़ा रही थी। उसकी रेस असल में मून पर रहती थी, लेकिन जब फेरीज ने फ्लाइंग मेलन्स और राइस केक से सारे पुरुष चुरा लिए, जेलसी में गॉडेस ने उन्हें नीचे गिरा दिया। अगर हर फुल मून पर गोल्ड कॉइन्स न चढ़ाए जाएं तो वे सिकुड़ते जाते और अंत में न्यूक्लियर फेरीज बन जाते। ये जानने के बाद साइटो हर मिशन पर प्रोटेक्शन मैजिक के लिए उसे पे करने लगा, क्योंकि वो भीख मांगने के लिए बहुत प्राउड थी। एक चेस्ट खोलते ही साइटो और रायल्जा दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गए। क्योंकि दोनों मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें अपनी स्थिति बताने का कोई तरीका नहीं था, तो साथ साथ आगे बढ़ना पड़ा। सामने एक विशाल आयरन गोलम खड़ा था। रायल्जा के मेटल राइस केक्स इधर उधर उड़ने लगे। तभी साइटो ने पहले से मौजूद मेटल मेल्टिंग स्लाइम का इस्तेमाल किया, गोलम पर अटैक करने और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। उसने उसे नीचे गिरा तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लम्बर सीधे गोलम के भारी धातु हाथों के नीचे कुचल चुका था। जमीन पर पड़े पड़े छाती से बाहर निकली पसलियों के बीच उसकी सिंपल सी लाइफ आंखों के सामने फ्लैश होने लगी। रायल्जा के पास ड्रॉप्स ऑफ लाइफ नाम की एक शीशी थी। ये उस औषधि का आधा हिस्सा था, जिसे वो अपने चेहरे के निशान मिटाने के लिए बचा कर रख रही थी। लेकिन अगर वो एक पल भी और रुकती तो साइटो के
रिवाइव होने की कोई चांस नहीं रहती, इसलिए उसने वही करने का फैसला किया। इसे देने का एकमात्र तरीका था स्नो वाइट वाला उल्टा किस। वो मोरलॉक और लैफेनपैन के साथ होश में आया, जिन्होंने उसे ढूंढ लिया था। साइतो ने फिर से रायल्जा से माफी मांगी, खुद को एक बार फिर यूजलेस और डरपोक साबित करने के लिए। लैफेनपैन ने मेटल नाइट को उसके मेडिसिन देने के तरीके पर टीज किया और ऑलमोस्ट कुचल ही दी गई। फिर लैफेनपैन साइतो को मायवाना की दुकान के पीछे ले गई, जो असल में मैरिज काउंसलिंग सेंटर की तरह इस्तेमाल होती थी, जहां अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स वाले मिडिल एज्ड गरीब आदमी यंग फीमेल वॉरियर्स से शादी की उम्मीद लेकर आते थे। उनकी टूटती उम्मीदें देखकर साइतो को एहसास हुआ कि उसकी नई रियलिटी भी उतनी ही क्रूएल है जितनी उस दुनिया से वो भागा था। मोरलॉक भी काउंसलिंग सेंटर आया, लेकिन उसने काउंसलर के साथ अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। तभी एक वॉरियर उसे खींचकर बाहर ले गया, उसे दादाजी कहते हुए। लैबिरिंथ एक लेवल पर टीम का सामना एक विच से हुआ। ग्रीन लव विच ने साइतो को चार्म कर लिया। जैसे ही अकेला प्लम्बर अपनी खोई सी हिप्नोटाइज डिजायर की ओर बढ़ा, रायल्जा मदद के लिए दौड़ी और मॉन्स्टर को भगा दिया। मैजिक अभी भी एक्टिव था और मॉन्स्टर के हटते ही रायल्जा खुद साइतो का नया टारगेट बन गई। वो उसके पास आई, आगे बढ़ी, लेकिन अचानक वो अपने पैरों का इस्तेमाल करना भूल गई। आंखें बंद कर ली, जैसे वो सच में ऐसा नहीं चाहती हो। लैफेनपैन ने उसे ऑकवर्ड मोमेंट से बचा लिया और किसी वजह से वो डिसअपॉइंटेड सी लग रही थी। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे ट्रैप तक पहुंचे जो मेटल आर्मर पहने किसी भी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देता था। साइतो ने अपने कपड़े उतारकर रायल्जा को दे दिए और रायल्जा प्लम्बर के फिट बॉडी को देखकर इमेजिनेशन में खो गई। जैसे ही उसने आर्मर उतारकर मोरलॉक को दिया, डिमेंशियाग्रस्त मोरलॉक भूल गया कि वे कहाँ हैं और आर्मर पहनकर ही ट्रैप में फंस गया। एक बूढ़ा विजर्ड वर्ल्ड ट्री से बनी एक मैसिव स्टाफ लेकर यात्रा कर रहा था और उसने एक जाइंट साइक्लॉप्स को मार गिराया। वो स्पेल चैंटिंग से बचता था क्योंकि उससे उसके जबड़े में दर्द होता था। उसे ओपोनेंट्स का सिर फोड़ना ज्यादा पसंद था। वो डेंस जंगल में दाखिल हुआ जहां पीन जिन्स ने हमला कर दिया। स्टाफ ठीक से न चला पाने पर उसने उसे स्पीयर की तरह इस्तेमाल किया और उन रेकलेस मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उधर डेजर्ट जैसे इलाके में एक निंजा ने अपनी स्पेशल आर्ट से वॉरियर की शैडो पर पैर रखा और उसे वहीं फ्रीज कर दिया, फिर टुकड़ों में काट दिया। उसने एक महिला को देखा और उसे अगला टारगेट चुना। जैसे ही उसने उसकी शैडो पर कदम रखा, वो उसमें धंस गया। वो महिला एक विच थी जिसकी पावर्स उसकी शैडो को डेमन रेम से जोड़ती थी। कई दिनों बाद वो दूसरी दुनिया से 2 मॉन्स्टर्स के साथ लौटा, जिन्होंने एक ऐसा स्पेल किया जिससे उस महिला का डेमन रेम से कनेक्शन टेम्परेरीली टूट गया। उसने अपनी शक्ति से उसे फ्रीज किया, फिर अटैक किया और उसे किस कर लिया। लंबे समय बाद सुंदर प्रिय मिलने पर उस क्रीपी निंजा ने समय बर्बाद नहीं किया और वही किया जो वो सबसे अच्छे से करता है। उधर कुछ बूढ़े और अजीब से दिखने वाले लोग, जैसे किसी काउंसिल के सदस्य, राज्य के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हीरोज की पार्टी बना रहे थे। पहला मेंबर था केन्स, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन। उन्होंने किंग आर्थर स्टाइल स्वॉर्ड प्ले दिखाया और उसे नया स्टेट हीरो घोषित कर दिया। दूसरी थी राइची, जो मैजिक स्कूल पूरी न कर पाने वाली एवरेज मेज थी, लेकिन लुक्स के कारण चुनी गई। आखिर में थी मोनपुई, जिन्हें पार्टी का प्रीस्ट बनना था। उस ओवरवेट बुकवर्म से प्रीस्ट के वियर्ड बिहेवियर की वजह से एल्डर्स ने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने दावा किया कि मोनपुई उसका नेफ्यू है, डिसीजन बदल गया। हीरो पार्टी की लाइफ हीरो ट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होती थी, जहां लोग उनके ब्रेव डीड्स देखती थे, जिनमें ज्यादातर राइची द्वारा मोनपुई पर स्लीप मैजिक डालना शामिल था, ताकि वो और केन्स स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस कर सकें, जिनमें अलग अलग लेवल्स के लिक्विड्स का एक्सचेंज होता था। मोनपुई, जो खुद भी डिस्टर्बिंग प्रीस्ट था, सोने का नाटक करता रहता। लेट नाइट सेशंस को देख पाना ही उसके लिए उस एक्सपीरियंस के सबसे करीब था। रात में साइतो ने एक सील्ड स्पेल बुक खोली और उसमें एक मशरूम सी चीज मिली जो दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी महिलाएं अपने पास रखती हैं। क्रीप शो विजर्ड प्रकट हुआ और उसे यकीन दिलाया कि ये कॉकी मैन रूट मशरूम है और जोर जोर से उसे सक करने लगा। रायल्जा भी वहां आ गई और वो भी उस वियर्ड मशरूम में ऑडली इंटरेस्टेड लग रही थी। एक ड्रैगन को मारने के बाद साइतो ने ड्रैगन की विस्कर्स काटने के लिए वायर कटर यूज किया, लेकिन टूल टूट गया। वो उदास हो गया। तभी मोरलॉक ने डोबेन नाम के ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ के बारे में बताया, जिसने अपनी वर्कशॉप में 108 लॉक्स वाला दरवाजा लगाया था ताकि चीप क्लाइंट्स दूर रहें जो फुल फीस नहीं देते थे, क्योंकि वो काम बहुत फास्ट करता था। 108 लॉक्स खोलने के बाद साइतो ने डोबिन से अपना वायर कटर ठीक करने को कहा। उसे ठीक करवाने के बाद उसके मन में एक और इच्छा थी, लेकिन वो रुक गया और उसकी जगह खाना मांग लिया। सबके साथ बैठकर खाना खाने के बाद उसने रेल्जा से पूछा कि जब आम लोग भी मॉन्स्टर्स को आसानी से हराने लगें तो इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो डोबिन से अपने लिए एक गन बनवाने की सोच रहा था ताकि फाइट्स में और इफेक्टिव हो सके, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझता कि ऐसी चीज का वर्ल्ड बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा। कुछ दिनों बाद साइतो को तेज सर्दी लग गई और वो मिशन पर उनके साथ नहीं जा सका। खुद को हमेशा यूजलेस मानने की आदत के कारण उसे लगा कि टीम को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर रेल्जा बाकी दोनों को बैरली जिंदा हालत में वापस ले आई। असल बात ये थी कि मिशंस के दौरान साइतो की छोटी छोटी मददें ही टीम के लिए बैकबोन बन गई थी। ठीक होने के बाद वो मैवीना से स्वॉर्ड लेने गया और वहीं बात निकली कि वो पहली बार इस दुनिया में कैसे आया था। अब तक करीब 6 महीने गुजर चुके थे। उसे अभी अभी जॉब से निकाला गया था। वो घर लौट रहा था, तभी एक बस ने उसे कुचल दिया
और अगली चीज जो उसे याद है वो रेल्जा के बेड पर था। वो ऑलमोस्ट उसे दूसरी मौत दे ही देता, लेकिन मोरलॉक ने रोक दिया। मोरलॉक समझ गया था कि साइटो एक अंदर से खोखला इंसान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो उसे उनके लिए खतरा बना सके। रेल्जा जो अब ओवर प्रोटेक्टिव हो चुकी थी, लफान पैन के साथ खिड़की के बाहर खड़े होकर सब सुन रही थी, ताकि ये पक्का हो सके कि मैवीना उसकी लो बजट जॉनी सिंस फैंटेसी के लिए कोई खतरा ना बने। एक पब में पहले देखे ले फेसलेस मेटल गोलम को लेकर क्यूरियोसिटी डिस्कस करने के बाद उन्होंने तय किया कि वापस जाकर बचे हुए क्लूज ढूंढे जाएं। वे किंगडम की मैसिव लैबिरिंथ पहुंचे। साफ था कि उनके सारे रेड्स असल में पेड ट्रिप्स थीं, मल्टी लेवल मेज के अंदर। ये पूरी व्यवस्था एक तरह की गवर्नमेंट रन पॉन्जी स्कीम थी, जहां एडवेंचरर्स एंट्री फी देकर अंदर जाते और बाहर बेचने लायक जितना हो सके उतना वैल्यूएबल लूट जमा करते। मोरलॉक की डिमेंशिया और लफान पैन के मून डेट के कारण सारा पैसा उड़ाने वाली इस टीम के लिए 1 ईयर पास बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने मोरलॉक को सीनियर सिटीजन बताकर डिस्काउंट ले लिया। अंदर जाने पर उन्हें उस जगह के आसपास कुछ भी नहीं मिला जहां मेटल गोलम से फाइट हुई थी। तभी साइटो ने एक आवाज सुनी और एक वैक्यूम क्लीनर देखा। वो एक फेक वॉल से होकर निकला, जिसे मोरलॉक ने अपने मैजिक से तोड़ दिया। पहली बार उन्होंने लैबिरिंथ का वो हिस्सा खोल दिया था जो पहले ही एडवेंचरर्स और हीरोज द्वारा पूरी तरह साफ कर दिया गया था। इस डिस्कवरी के बाद अचानक हलचल मच गई। पहले दिखे सारे वियर्ड ग्रुप्स, एक्स विल्डिंग प्रिंसेस, वुल्वरिन वॉनाबी ड्वार्फ, सब वही लोग थे जो मेज में मिलने वाली हर चीज बेचकर जीते थे। अब लैबिरिंथ के बाहर लगी भीड़ से टीम ने अपने राइवल्स पर नजर रखी। नए एरिया के खुलने के बावजूद उन्हें मेज में सिर्फ 10 साल का फ्री एक्सेस मिला। काइंस सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और साफ कर दिया कि वो इस न्यूली डिस्कवर्ड जोन पर कंट्रोल चाहता है। उसके और राइची के जाने के बाद मॉम्पुई आया। वो हार्मलेस दिख रहा था, लेकिन वॉनाबी वुल्वरिन मिस ने उसे साइटो को छूने से रोक दिया। उसने बताया कि मॉम्पुई ने अपनी हथेली में पॉइजन नीडल छिपा रखी थी और पहले ही कई एडवेंचरर्स को पैरालाइज कर चुका है। उसके भागते ही सब लोग सबसे पावरफुल पार्टी को लेजेंडरी ड्रैगन का सिर उठाए जाते देखने लगे। असल में वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी खुद मिनिस्टर और डिस्गाइज किया हुआ डीमन किंग थी। रात को कैंप फायर के पास वे अपनी प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। किंग ने उन्हें एक विजर्ड की टाइम मैनिपुलेशन लेगेसी की जांच पर भेजा था। ऐसी पावर को इग्नोर करना डिजास्टर बन सकता था। तभी शैडो असैसिन निंजा प्रकट हुआ। उसने मिनिस्टर की छाती में तलवार घोंप दी और डीमन किंग का चेहरा चूर चूर कर दिया। उसने अपनी बटरफ्लाई फेरी असिस्टेंट को उन्हें जलाने का आदेश दिया, लेकिन समहाउ वे बच निकले और पैलेस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी फेलियर छिपाने के लिए बहाने बनाए। थोड़े ही समय में पार्टी डिसबैंड हो गई। वर्ल्ड ट्री स्टाफ वाला ओल्ड विजर्ड भी एक्सपेडिशन से बाहर हो गया, क्योंकि उसकी जायंट स्टाफ नॉर्मल साइज एंट्रेंस में फिट नहीं हो रही थी। एक रेड के दौरान टीम का सामना एक ट्विस्टेड टर्टल मॉन्स्टर से हुआ जो निंजास को खा जाता था। उसकी मेज लाइक ब्रेथ से सबसे पहले मोरलॉक बेहोश हो गया। रेजलो भी ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में कट ही जाने वाला था। तभी एक्स विल्डिंग प्रिंसेस लिलिजा लैसन पॉप प्रकट हुई और उसने टर्टल को चीर दिया। उसका पार्टनर मिडीवल पायरेट गिवल भी आ गया और दोनों ने मिलकर उस ट्रेजर पर क्लेम कर दिया जिसके गार्डियन मॉन्स्टर को उन्होंने मारा था। जब गिवर अपने ओल्ड स्कूल लॉक पिकिंग में फेल हो गई तो जेनजी लॉकस्मिथ साइटो ने अपनी रियल स्किल दिखा दी। जैसे ही उसने जूस चुने, लिलिजा ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि साइटो वही टाइप है जिससे गिवर खेलना पसंद करती है। जब साइटो ने जूस गिवर को सौंपे तो वो पूरी तरह फैसिनेटेड हो गई। रेजलो ने तुरंत अपनी नई राइवल पहचान ली। बाद में लैबिरिंथ में भटकते हुए साइटो की मुलाकात फिर से मॉम्पुई से हुई, एक मोटे प्रीस्ट से जिसने सेल्फिशनेस को नया मतलब दे दिया था। उसने तुरंत खुद के चारों ओर प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया, जबकि साइटो के पास भी टीम से मिला होली वाटर बेस्ड बैरियर था। मॉम्पुई आलू के चिप्स खाने लगा और साइटो सैंडविच देखकर उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। साइटो ने जब उसे एक आइटम ऑफर की तो उसने उसे जहर समझकर तुरंत मना कर दिया। साइटो की टीम ने उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर दिखाया था, उसे देखकर मॉम्पुई पहली बार अपने तौर तरीकों पर सीरियसली रीथिंक करने लगा। किस्मत से सेकंड कैप्टन क्लूलेस वहां आ गया और उसने साफ कर दिया कि वो अब भी उसे दोस्त ही मानता है। कुछ देर बाद रेजलो एक जाइंट स्पाइडर से भिड़ी हुई थी और उस पर लगातार वार कर रही थी, लेकिन उसकी जीत वुल्वरिन के सबसे बड़े फैन ने बीच में कूदकर छीन ली और आखिरी वार खुद कर दिया। जब रेजलो ने चेस्ट पर अपना क्लेम रखा तो उसने साफ मना कर दिया और बात सीधा ड्यूअल तक पहुंच गई। द्वंद्व युद्ध के दौरान हैवी आर्मर की वजह से रेजलो की स्पीड कम हो गई और उसे चोट लग गई। मजबूरी में उसने अपना रेगुलर आर्मर उतार दिया और उसके पास सिर्फ वही हल्का पैडेड आर्मर बचा जो साइतो ने बनाया था। साइतो, जो वैसे ही थोड़ा एक्सेंट्रिक और वियर्ड था, ने जानबूझकर उसमें ढीले फीते लगाए थे। जैसे ही वो नीचे गिरी, रेजलो शर्मिंदगी में खुद को ढकने लगी। बाद में फाइट छोड़ने के बाद मिस वॉनाबी वुल्वरिन को उसके क्रीपी माइंडेड प्रीस्ट ने गले लगाकर दिलासा दिया। तभी अजीब हरकतों का राजा साइतो वहां आया और उसे कुछ ट्रेजर थमा दिया। उसी दौरान साइतो की नज़र उस वैक्यूम क्लीनर पर पड़ी जो उसे कुछ दिन पहले मिला था
और उसका पीछा करते करते वो एक खुले मैदान में पहुंच गया जहां उसकी अपनी दुनिया की अनगिनत चीजें जमा लग रही थीं। तभी शैडो निंजा ने घात लगाकर हमला किया। रेज़लो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद शैडो टेक्निक में फंस गई। निंजा ऑलमोस्ट उसे काट ही डालता, तभी मिजेट मर्लिन के क्रॉसबो से निकले तीर ने उसे रोक लिया। बॉने ने अपनी मैजिकल पावर झोंकते हुए निंजा पर 3rd लेवल का टेरिफाइंग फायर ब्लास्ट चला दिया। निंजा और उसकी जायंट फेरी प्राइमस वहां से रिट्रीट कर गए। जब मोरलॉक वहां पहुंचा तो बॉने की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को गैबेंगाल बताया, मोरलॉक का शिष्य जो 20 साल से अपने गुरु को ढूंढ रहा था। गैबेंगाल, जो ड्वार्फ मर्लिन कहलाता था, के मुताबिक मोरलॉक सुदूर पूर्व का एक महान विजर्ड था जिसने फॉरबिडन मैजिक की तलाश में 20 साल पहले अपना शहर छोड़ दिया था। रेज़लो को याद आया कि यही लगभग वही समय था जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने डिमेंशिया विजर्ड से सीधे इस दावे के बारे में पूछा। मोरलॉक ने बताया कि वो सच में 20 साल पहले अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था, इसलिए उसे ड्वार्फ विजर्ड की कोई याद नहीं थी। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि वो आमतौर पर सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को ही प्रेफर करता था। गैबिंगाल इस बात से शॉक था कि लोग उसके गुरु का मजाक उड़ा रहे थे। उसने जोर देकर कहा कि मोरलॉक कोई साधारण जादूगर नहीं, बल्कि बर्लिन शहर का महान विजर्ड था, बर्लिन शहर का प्राइड। इतना कहते ही अचानक उसके चेहरे पर खंजर से वार हुआ और वो गिर पड़ा। लफानपान तुरंत उसकी देखभाल में लग गई, जबकि बाकी लोग हमलावर की ओर मुड़ गए। तभी शैडो मेज फिर से प्रकट हुआ, इस बार अपने डिमोनिक दोस्तों के साथ अपना अधूरा काम पूरा करने के इरादे से। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे निंजा ने एक 40 साल की चुड़ैल के साथ जबरदस्ती की थी और फिर अपने डिमोनिक दोस्तों के साथ उसे ढूंढने लौटा था। जब वो उसके घर पहुंचा तो जगह बिखरी हुई और पूरी तरह टूटी फूटी थी। तहखाने में उसे अपनी राजकुमारी मुरझाई हुई ऑलमोस्ट मरती हालत में मिली। जब वो ये सोचते हुए उसे देख रहा था कि क्या वो अब भी जिंदा है, तभी प्राइमस सामने आई। उसने बताया कि उस चुड़ैल को एक डेमन ने इटर्नल यूथ का श्राप दिया था। बाद में उस डेमन को किसी और विजर्ड ने मार दिया, लेकिन कर्स अब भी बाकी था। ये कर्स ऐसा था कि अगर वो कभी प्यार में पड़ती तो उसका पूरा लाइफ स्पैन एक साथ सामने आ जाता और वो जल्दी मर जाती। निंजा के किस ने उसके सोए हुए दिल को जगा दिया था और वही उसे लव में ले आया था। इसी वजह से उसकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही थी। प्राइमस ने बताया कि उसे बचाने का एक ही तरीका था, भूल भुलैया में मौजूद उस विजर्ड को ढूंढना जिसके पास टाइम कंट्रोल के सीक्रेट्स थे। यही वजह थी कि वो इस वक्त साइतो की पूरी टीम को वाइप आउट करने पर तुला हुआ था। साइतो की टीम डिफेंस में काफी स्ट्रांग थी, इसलिए वो शुरुआती हमलों को समहाउ झेल पाए। लफानपान ने लाइट मैजिक से रेज़लो की शैडो मिटा दी, जिससे वो शैडो ट्रैप से बच गई। जब मोरलॉक 7 रोरिंग गॉड्स की शक्ति से भी डिमंस को खत्म नहीं कर पाया तो उन्होंने साइतो को पकड़ लिया और उसका सिर जमीन पर दे मारा। किस्मत से ये सब घिवरा की एक चाल निकली जो साइतो का पीछा करते हुए और सब ऑब्जर्व करते हुए लिलिजा के साथ वहां पहुंच गई। वुल्वरीन बनने की चाह रखने वाली फ्लैनरिल अर्लिल भी अपने डरावने प्रीस्ट के साथ लड़ाई में मदद के लिए आ गई। नए राज्य के मिस्टीरियस हीरोज की पार्टी भी वहां पहुंच चुकी थी। लिलिजा ने बताया कि उन्होंने साइतो का पीछा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो अपनी टीम के साथ नए इलाके में काफी अंदर तक गया है। उन्हें लगा था कि उसे कोई रेयर ट्रेजर मिल गया है। जो चीज मिली वो खास जरूर थी, लेकिन ट्रेजर नहीं। उस क्रीपी प्रीस्ट ने बताया कि यही निंजा कई पार्टीज और हीरोज पर एम्बुश करता आ रहा है। अब उसे और उसकी पूरी टीम को खत्म करना जरूरी है। प्राइमस ने हमला किया, लेकिन राइची ने उसे रोककर हरा दिया। निंजा ने देखा कि लफानपान और प्रीस्ट मिलकर डिमन बैनिशमेंट स्पेल तैयार कर रहे हैं, तो वो अपने डिमन दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ा। वो हमेशा से एक मर्सिनेरी रहा है और अजीब तरीके से उसने ऐसे डिमन दोस्त बना लिए थे जो उसके ट्विस्टेड लव क्वेस्ट में उसका साथ देने को तैयार थे, जहां उम्र का फर्क हर हद पार कर चुका था। वो ये सब उन्हें चुका पाने के लिए एक तरह का सैक्रिफाइस दे रहा था। हमले से किसी तरह बच निकलने के बाद प्रेमिस दोबारा सामने आई और एक बेहद शक्तिशाली ईविल को समन करने के लिए मंत्र पढ़ने लगी। उस बुराई ने उससे उसके काले पंखों का बलिदान मांगा। प्रेमिस असल में नॉर्मल साइज की ब्लैक विंग्ड विलेन थी, जिसका पीछा अक्सर डरावने मिशंस में लगे एडवेंचरर्स लोग करते रहते थे। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा वजन बढ़ा ले तो शायद एडवेंचरर्स उसे कम अट्रैक्टिव समझें, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पुरुषों के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। फिर भी सबने उसका पीछा किया और बढ़े हुए वजन की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई, जिससे उसे पकड़ना आसान हो गया। तभी एक चुड़ैल ने उसे बचाया और प्रेमिस उसके साथ रहने लगी। वो उस पल भी मौजूद थी जब चुड़ैल निंजा से प्यार कर बैठी और ऑलमोस्ट कोमा जैसी हालत में चली गई। एडवेंचरर्स के लिए उसकी नफरत और चुड़ैल के लिए उसकी भक्ति धीरे धीरे उसे पागलपन की तरफ ले गई। वो निंजा से अपने पंख नोच डालने के लिए चीखती रही और बाकी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी इंडियन डेली सोप का सीन चल रहा हो।
जब निंजा बार बार पीछे हटता रहा तो उसने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके सबको खुद से दूर फेंक दिया। उसी पल उसने ईविल को पूरी तरह इनवाइट कर लिया और खुद को, निंजा को और डीमंस को मिलाकर एक ऊंचे पिलर में बदल दिया, जिसमें कई आंखें थीं और उनसे लेजर बीम्स निकल रही थीं। उन्हीं में से एक बीम फ्लैनरल के कान को छू गई। चोट लगते ही उसका क्रीपी प्रीस्ट बिना देर किए उसका कान वापस जोड़ देता है। वे सब लगभग एक साथ जलकर राख हो जाते, लेकिन राइजला ने आखिरी पल में उन्हें बचा लिया। बाकी ग्रुप ने वन शॉट किल करने वाले उस आई पिलर से बचने के लिए डिफेंसिव स्टांस ले ली। मॉरलॉक ने 7 रोरिंग गॉड्स की शक्ति से फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे बस कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें घूमी। नॉर्मल अटैक्स बिल्कुल बेकार साबित हुए, क्योंकि वो आंखें खुद को स्टोन लाइक पलकों से ढक लेती थीं। कोई और रास्ता ना देखते हुए साइटो ने बूढ़े जादूगर से वही मंत्र इस्तेमाल करने को कहा। यह सुनकर बूढ़ा जादूगर खुद हैरान रह गया कि उसे वो स्पेल आता भी है। पिछली रात उस फ्लैश शेप्ड मशरूम को देखने के बाद साइटो को समझ आ गया था कि वो किसी और चीज का डिस्गाइज था, टाइम कंट्रोल मैजिक से जुड़ा एक स्क्रोल। वही बूढ़ा जादूगर असल में वो लेजेंडरी विजर्ड था जिसने समय को नियंत्रित करने की कला में मास्टरी हासिल की थी। कई दशक पहले मॉरलॉक एक एम्बिशियस विजर्ड था जिसकी एक बेटी थी जो उससे बेहद प्यार करती थी और उसने उसके लिए एक नेकलेस बनाया था। मॉरलॉक बहुत एम्बिशियस था और अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने के लिए एक महान जादूगर बनना चाहता था। इसी वजह से वो ज्यादातर समय घर से दूर रहता था। एक दिन उसकी बेटी तेज बुखार में पड़ गई और बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी माँ से बार बार अपने पिता के बारे में पूछती रही। मॉरलॉक रात में लौटा, एक किताब उठाई और जल्दी से फिर निकल लिया। उसकी पत्नी ने उसे बेटी की हालत बताई, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसके पास अभी और भी बड़े सपने थे, वो उन्हें पूरा करना चाहता था ताकि वे सब एक बेहतर जीवन जी सकें। बीमारी के बीच ही एक सुबह मॉरलॉक अपना लक्ष्य हासिल करके लौटा, सोचते हुए कि अब वो परिवार के साथ सेलिब्रेट करेगा। लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी चुपचाप अपनी बेटी को देख रही थी जिसकी बीमारी से मौत हो चुकी थी। पिछली रात बुखार अचानक बढ़ गया था, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और मॉरलॉक, जो अपने मैजिक से उसे बचा सकता था, वो भी वहां नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। जिन सपनों के लिए वो जी रहा था अब वो रहे ही नहीं। वो अंदर से टूट गया, उदास और गुस्से से भर गया। उत्तर की भूल भुलैया में उसे टाइम कंट्रोल मैजिक की अफवाहें मिली और वो अकेले ही वहां निकल पड़ा। भूल भुलैया में दाखिल होते ही उसे वही फेक स्टोन डोर मिला और उसने उसे खोल दिया। वो उसी सीक्रेट जगह पहुंचा जहां साइटो की दुनिया की चीजें बिखरी पड़ी थीं और जहां टाइम कंट्रोल के ग्रंथ मौजूद थे। वहां समय को पीछे मोड़ने का कोई जादू नहीं था, सिर्फ समय को रोककर दूसरी दुनिया से संपर्क करने की शक्ति थी। जाने से पहले उसकी मुलाकात एक सुपरनैचुरल बीइंग से हुई। उसने उससे अपनी सबसे गहरी इच्छा पूरी करने के बदले एक युद्ध की चुनौती दी। वो युद्ध हार गया, लेकिन उस प्राणी पर उसका असर पड़ गया। नतीजतन उस एंटिटी ने मॉरलॉक की वो सारी यादें मिटा दी जो उसे दर्द देती थीं। मॉरलॉक भूल भुलैया से बाहर निकला, अपनी पिछली यादों से पूरी तरह खाली। अपनी बेटी द्वारा बनाए गए उस नेकलेस पर लिखा नाम देखकर उसने खुद को मॉरलॉक कहना शुरू किया, जो अभी भी उसके पास था। असली समय में लौटकर साइटो ने उससे पूछा क्या उसी ने उसे यहाँ बुलाया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि विजर्ड को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उनकी डिफेंसिव बैरियर लगातार कमजोर होती जा रही थी और पिलर के हमले झेल पाना मुश्किल हो रहा था। साइटो ने उससे टाइम स्टॉप स्पेल इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन मॉरलॉक के दिमाग में वो मंत्र आ ही नहीं रहा था। यहीं साइटो को अचानक सब याद आ गया। उसने आगे बढ़कर मदद करने की पेशकश की और पूरी टीम से कहा कि वे सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दें और पिलर की आंखों को खुला रखने के लिए लगातार मूव करते रहें, क्योंकि मॉरलॉक का हमला तभी काम करता जब स्पेल के दौरान आंखें खुली हों। सब लोग मुश्किल से अपनी पोजीशन संभाल पाए और तभी साइटो की गाइडेंस में मॉरलॉक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। ठीक उसी पल जब लेजर बीम्स उन्हें खत्म करने वाली थीं, मॉरलॉक ने समहाउ जादू एक्टिवेट कर दिया और खुद को छोड़कर बाकी सब कुछ टाइम में फ्रीज हो गया। सब कुछ स्थिर होते ही वो बेबस पिता, जो अब एक मेमोरी लॉस्ट विजर्ड बन चुका था, खुद ही भूल गया कि उसे आगे क्या करना है। टाइम स्टॉप के बाद चलने फिरने वाला इकलौता इंसान मॉरलॉक था और वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ा था। उसे अपने साथियों का एहसास था, लेकिन पर्पस याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था, साफ शब्दों में, आई को डिस्ट्रॉय करो। ये इंस्ट्रक्शन साइटो ने पहले ही पेन से लिख दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि मॉरलॉक शायद भूल जाएगा। और बस उसी पल उसे सब याद आ गया। उसने चारों ओर देखा और इमोशनली टूट सा गया। उसके साथी फ्रोजन थे। चेहरों पर डर, कंफ्यूजन और फिर भी अजीब सी डिटर्मिनेशन झलक रही थी, जैसे वे अंत को एक्सेप्ट कर चुके हों। मॉरलॉक ने आंख की तरफ रुख किया। 4 स्पिरिचुअल पावर्स को चैनल करते हुए उसने एक हिडन आर्ट एक्टिवेट की, जिससे मैजिक टेक्निक्स और डैमेज आउटपुट कई गुना बढ़ गया। उसी के साथ उसने आंख पर सीधा हमला किया और एक वायलेंट फायर बर्स्ट छोड़ दिया। अकेले में वो अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं था,
लेकिन पहले लगाए गए बफ्स की वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। जैसे ही उसका हमला उस आई से टकराया, उसे किसारोगी, उसके डीमन ब्रदर्स और प्राइमस की यादें दिखाई देने लगी। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, लेकिन अपने दोस्तों की जिंदगी खतरे में देखकर और बस कुछ सेकंड्स बाकी होने पर उसने पिलर को पूरी ताकत से चकनाचूर कर दिया। टाइम मैजिक खत्म होते ही सबने देखा वो आई पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। धूल बैठने के बाद साइटो और बाकी लड़कियां मॉरलॉक की तरफ दौड़ी। उसका एक हाथ कट चुका था। उसने लैफिनपैन से इलाज मांगा, लेकिन अपने लिए नहीं, वो अपने बचे हुए हाथ में प्राइमस को पकड़े हुए था। वो चाहता था कि उसके फेरी विंग्स ठीक कर दिए जाएं, क्योंकि उसके इस्तेमाल किए गए मैजिक ने उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया था। किसारुगी और डीमन ब्रदर्स भी जिंदा थे, लेकिन बैरली खड़े हो पा रहे थे। जब सब लोग मॉरलॉक के चारों ओर जमा हुए, उसने बताया कि उसने उनकी मेमोरीज में क्या देखा था एंड क्यों उसने उन्हें दूसरा मौका देने का फैसला किया। उसने आई को डिस्ट्रॉय करने और उन्हें अलग करने के लिए सिर्फ उतनी ही मैजिकल पावर इस्तेमाल की थी। बाकी पावर वापस लौट आई और उसी रिकॉइल की वजह से उसने अपना एक हाथ खो दिया। रेजला, जो अपने अडॉप्टिव फादर के जिंदा बच जाने से बेहद खुश थी, दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मॉरलॉक ने निनिया को बुलाया, वो क्रीपी प्रीस्टेस जो घाव चाटने में एक्सपर्ट थी। वो चाहता था कि वही उसका इलाज करे, लेकिन तभी मोनपुई बीच में आकर अपनी लिकिंग सर्विस ऑफर कर देता है। साइटो को प्राइमस का फेदर मिल जाता है और गिवेर मैजिक हीलिंग में मदद करने की पेशकश करता है। प्राइमस, जो शायद अपने मोटे और अपंग फेरी रूप से ही संतुष्ट थी, दावा करती है कि उसे किसी इंसान की मदद नहीं चाहिए, ये भूलते हुए कि वो अब तक एक असासिन के साथ काम कर रही थी। जब उसका इलाज चल रहा था, किसारुगी ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि उसके साथ मौजूद डीमंस को डीमन रेल्म लौटने दिया जाए, जबकि उसे खुद उसके अपराध की सजा दी जाए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 3 तलवारें टेलीकिनेटिकली उसके ऊपर तैरने लगी। डिस्गाइज्ड डीमन किंग और मिनिस्टर खुद उसे पनिश करने आ गए थे। जैसे ही तलवार चलने वाली थी, अबेलिथ नाम का एक डीमन बीच में आ गया और किसारुगी को बचा लिया, ये कहते हुए कि वो ठीक है, जबकि उसके शरीर पर 3 नए घाव उभर चुके थे। तभी टेलीफोन आगे बढ़ा और डीमन किंग के सामने खड़े होकर उसे धमकाने लगा, और उसी पल उसने अपना असली रूप दिखा दिया। टेलीफोन ने उसे अपने चाचा डॉर्ग के रूप में पहचान लिया। डॉर्ग ने भी अपने भतीजे को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे को निकम्मा, स्टेरॉइड भरा लूजर कहकर जमकर रोस्ट किया, जो कई बार इंसानों से हार चुके थे। हालात को देखते हुए साइटो ने सुझाव दिया कि अगर डीमन किंग और मिनिस्टर माफ करने और भूलने का रास्ता चुने तो किसारुगी को छोड़ा जा सकता है। लैफिनपान उस हेल्पलेस प्लम्बर को देखकर ज्यादा परेशान थी, जो ऐसे हत्यारे के लिए दया दिखा रहा था जो उसे मार सकता था। उसका मानना था कि ये जानना कि उसने सब कुछ प्यार के लिए किया, माफी के लिए काफी वजह थी। जब आखिरकार उसकी जान बख्श दी गई, मॉरलॉक ने किसारुगी को साफ बताया कि वो टाइम को किसी फिक्स्ड पॉइंट पर वापस नहीं ले जा सकता। ऐसा सिर्फ वही सुपर नेचुरल बीइंग कर सकता था, जो असल में एक अल्ट्रा एडवांस्ड विजर्ड था, जिसने उन ग्रंथों को बनाया था। दुर्भाग्य से वो विजर्ड एक ऐसे दूसरे वर्ल्ड में चला गया था जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, मतलब उसे ढूंढना नामुमकिन था। टेलीफोन का दावा था कि उसके चाचा डॉर्ग का साथी यानी मिनिस्टर शायद ये कर सकता है, और मॉरलॉक भी ये मानने लगा था कि मिनिस्टर वाकई एक हाई लेवल मजिशियन था। मंत्री सच बताने ही वाले थे कि ये जादू असल में किंग ही कर सकते हैं, लेकिन राजा की शक्तियों और उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी एक भरोसेमंद नाइट फ्रेंड के हवाले कर दी। मंत्री ने आगे बताया कि हाँ, ये संभव तो है, लेकिन चुड़ैल को ठीक करने वाले इस मैजिक के लिए उसके किसी बेहद करीबी की बलि जरूरी होगी, और क्योंकि वो करीब 400 साल पुरानी थी, उसके रिश्ते बेहद सीमित थे। उसके पास बस किसीरुगी और प्राइमसी बचे थे। किसीरुगी ने बिना हिचक खुद को सैक्रिफाइस के लिए पेश कर दिया और प्राइमस की ये रिक्वेस्ट साफ मना कर दी कि वो ये बोझ उठाए। उसका मानना था कि प्राइमस की ज़िंदगी शायद इतनी छोटी और तुच्छ है कि वो चुड़ैल की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगी। उसके डीमन साथियों ने उसे रीथिंक करने की कोशिश की, लेकिन किसीरुगी का फैसला पक्का था। उसने बस उनसे यही गुजारिश की कि वे उसकी मदद करें, चाहे इस प्रोसेस में उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। डीमन किंग किसीरुगी और अपने भतीजे के रिश्ते को देखते हुए आखिर मान गया। जब वहां मौजूद सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए कि हत्यारे को प्यार के लिए आत्म बलिदान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करने दिया जाए, तब प्राइमस ने मॉरलॉक की मदद से डीमंस को उनके डिमेंशन में वापस भेज दिया। इसी दौरान मंत्री ने एक टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट किया और खुद को डीमन किंग किसीरुगी और प्राइमस को उस वॉरियर के पास पहुंचा दिया जो उनकी मदद कर सकता था। जाने से पहले हत्यारे ने सेतु से उसके कपड़ों और उसके निंजा होने के स्टाइल के बारे में पूछा। जब सेतु ने कैजुअली कहा कि वो बस एक साधारण प्लम्बर है, तो निंजा चुपचाप चला गया, शायद ये सोचकर कि प्लम्बर का मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन होता है। उनके जाते ही सेतु को याद आया कि उसे अब भी वो वैक्यूम क्लीनर नहीं मिला था जिसे वो ढूंढ रहा था।
मॉरलॉक ने समझाया कि दूसरी दुनिया से इकट्ठा किया गया सारा कबाड़ शायद किसी विज़र्ड का अपनी मैजिकल पावर्स को टेस्ट करने का एक्सपेरिमेंट था। तभी कुछ और एडवेंचरर्स वहां पहुंच गए, साफ इरादा लिए कि वे इन स्ट्रेंज आइटम्स को लूट करने वाले हैं। सेतु ने फटाफट अंदर घुसकर दूसरों के आने से पहले जितना हो सका उतना सामान समेट लिया। थोड़ी ही देर में उनकी पूरी पार्टी भी आ गई। तभी ड्वार्फ मर्लिन ने मॉरलॉक को रोक लिया, जिसे पूरा यकीन था कि उसके मास्टर को कुछ याद आ गया है। मॉरलॉक को अचानक याद आया कि ये ड्वार्फ अपने हेलमेट के नीचे पामो नाम का एक पप्पी लेकर घूमता था। पामो पेमिरीडियस का बच्चा था, वही कुत्ता जो मॉरलॉक का था जब वो कभी ईस्टर्न लैंड्स में रहता था। फिर भी मॉरलॉक अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि ड्वार्फ मर्लिन असल में कौन है। इसी बीच चुड़ैल के घर पर किंग एक अमीर सम्राट का नाटक करते हुए पहुंचा, जिसके पास हाई लेवल मैजिक थी। उसने स्पिरिट रिटर्नर, जिसे ब्लड स्वॉर्ड भी कहा जाता है, बाहर निकाला। ये तलवार किसी करीबी की जान लेकर मरते हुए इंसान को जिंदगी वापस दे सकती थी। किंग हत्यारे की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि इतने कत्लेआम के बाद भी उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसने ये इच्छा तभी पूरी करने का फैसला किया जब हत्यारा अपनी जान उसी इंसान को बचाने के लिए कुर्बान कर रहा था जो उसकी वजह से मर रहा था। जैसे ही किसी रूबी को चीर दिया गया, चुड़ैल एक बार फिर अपने सुंदर रूप में लौट आई। वो घर से बाहर निकली और देखा कि हत्यारा एक हाथ और एक पैर कटे हुए बाहर खड़ा था। किंग ने समझाया कि जब तलवार पहली बार इस्तेमाल होती है तो वो अंगों को धीरे धीरे काटती है, जब तक कि उसमें पर्याप्त खून जमा होकर वो गहरा लाल ना हो जाए। इस बार उसने आधा हिस्सा हत्यारे का और आधा हिस्सा परी का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसे जिंदा और ठीक देखकर वो खुश तो हुई, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। उसने बस पूछा, तुम कौन हो? ये सुनते ही वो चुपचाप चला गया, ये सोचकर कि उस 400 साल पुरानी चुड़ैल से दूर रहना ही बेहतर है, जो अब एक जर्जर ईंटों के घर में अकेली रहती थी। उसके जाते ही प्राइमस बाहर आया, जो उसके खून से सने कपड़ों पर झपकी ले रहा था और उसे कायर और मूर्ख कहकर ताना मार रहा था, जो सिक्कों के लिए कत्लेआम कर सकता है लेकिन अपनी प्रेमिका का सामना नहीं कर सकता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुड़कर देखा तो 2 गुंडे उसकी प्रेमिका को परेशान कर रहे थे। उसे हैरानी हुई कि वो मैजिक क्यों नहीं कर रही। प्राइमस ने बताया कि ब्लड स्वॉर्ड के बाद वो बेहद कमज़ोर हो गई थी और उसे चुड़ैल से कोई मैजिक महसूस नहीं हो रहा था। शायद वो बिना मैजिक के लौटी थी या फिर इस्तेमाल करना भूल गई थी। ये सुनते ही वो एक फुर्तीले सर्कस आर्टिस्ट की तरह उछला और उसने अपनी प्रेमिका को बचा लिया। उसने दूसरे गुंडे को जाल में फंसा लिया और लगभग मार ही देता, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो एक नया इंसान बन चुका था, या कम से कम आधा नया। ये सोचकर कि रेजरेक्शन के दौरान शायद उसके टेस्टिकल्स भी चले गए होंगे, वो आगे बढ़ गया। अब प्राइमस ने कमान संभाली और चुड़ैल से पूछा कि उसने उन्हें धन्यवाद भोज के लिए अंदर क्यों नहीं बुलाया। चुड़ैल ने उन्हें अंदर बुलाया और उस आधे इंसान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भले ही उसके पास सच में एक हाथ नहीं था, फिर भी उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखा और घर में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में पता चला कि वो गुंडे असल में उसकी डीमन ब्रदर्स थे, जिन्होंने प्राइमस की मदद से उसकी प्रेमिका को पाने के लिए रूप बदल लिया था। भूल भुलैया में वापस आकर जितना भी सुपरनैचुरल ट्रेजर उन्होंने इकट्ठा किया था, बाहर निकालते ही गेट पर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। अब किंग के मेज द्वारा उनकी जांच की जानी थी। सातू ने भूल भुलैया में उसकी मदद करने वाले सभी दोस्तों को अलविदा कहा। जो गिवर, जो जॉनीसन के हमशक्ल इस लड़के का थोड़ा ज़्यादा ही फ़ैन बन चुका था, मदद करके जेन्युइनली खुश था। वहीं ड्वार्फ मॉलिन अपने मालिक को दोबारा पाकर अंदर से राहत महसूस कर रहा था। मॉन पुई ने अपने विलन टाइप एटीट्यूड के पीछे मास्टर सातू के लिए अपनी चिंता और फिक्र छुपा ली, और फ्लैनल बस यही चाहता था कि उसे आगे चलकर रेज़ला से एक और प्रॉपर मुकाबला मिले। सब ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर अपने अपने रास्ते अलग हो गए। उनके जाने के बाद पूरा गिरोह आराम करने के लिए वापस सराय लौटने का फैसला करता है। रेज़ला के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था, सातू के अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने की पॉसिबिलिटी को लेकर। पब में बैठकर उसने वही बात दोबारा छेड़ दी। मॉरलॉक ने बताया कि उस दिन उसका असली इरादा अपनी बेटी को वापस लाने का था, जिसे वो अब तक याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन गलती से वो सातू को ले आया। लव फैन पान ने धीरे से कहा कि अगर मॉरलॉक उसे उसकी दुनिया से ला सकता है तो लॉजिकली वो उसे वापस भी भेज सकता है। ये सुनते ही रेज़ला का पत्थर जैसा दिल अंदर से क्रैक हो गया। उसने सबको याद दिलाया कि जब सातू को सर्दी लगी थी तब उसके बिना रहना उनके लिए कितना पेनफुल था। उसने बताया कि कैसे सातू हर वक्त उनका सहारा बना रहा, उनकी मदद करता रहा, और ये कहते कहते वो रोते हुए पब से बाहर भाग गई। सातू बिना सोचे उसके पीछे दौड़ा। मॉरलॉक और लव एंड पैन भी पीछे आए, लेकिन वे थोड़े स्लो थे क्योंकि मॉरलॉक को लव एंड पैन की भारी तलवार उठाने में दिक्कत हो रही थी। सातू उसके पीछे पीछे एक पथरीले खुले मैदान तक पहुंचा, जहां रेज़ला ने उससे पूछा कि क्या उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है और क्या वो वहां वापस जाना चाहता है।
सातो ने कहा कि वो वहाँ एक बेकार टॉयलेट प्लंजर जैसा था जिसे फेंक दिया गया था और जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। जब रेज़ला ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने माना कि शायद उसे उनकी याद आती होगी, लेकिन उसे ऐसी जगह रहना ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ उसकी ज़रूरत हो, जहाँ वो यूज़फुल हो। ये सुनकर रेज़ला ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात उसे बताएगी। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ी, अंधेरे से एक कवचधारी सर्प निकला और उस पर हमला कर दिया। सातू ने बिना वक्त गवाए उस सर्प को पकड़कर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और उससे कहा कि उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो चाहती है कि वो यहीं रहे, लेकिन अपनी असली फीलिंग्स वो फिर भी पूरी तरह कह नहीं पाई। रेज़ला ने जल्दी से एक पट्टी निकाली, उसके घाव पर बांधी और सांप के जहर के लिए दवा दी। थोड़ी देर बाद मॉरलॉक और लव एंड पैन भी वहाँ पहुँच गए। ये देखकर कि सातू ने अब तक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, वे इस बात से इम्प्रेस थे कि सातू लोकल मॉन्स्टर्स के बारे में उनसे ज़्यादा जानता था। उन्होंने रेज़ला को बताया कि अगर वो सातू को वापस भेजती है तो वो ठीक उसी समय और उसी जगह पहुंचेगा जहां से उसे लाया गया था, जिसका मतलब है उसकी बस एक्सीडेंट वाली मौत। ये सुनकर और ये जानकर कि सातू उनके साथ रहना चाहता है, रेज़ला अंदर से खुश हो गई। तभी वही कवचधारी सर्प, जिसमें अब भी थोड़ी ताकत बची थी, बूढ़े आदमी की पीठ पर चढ़ गया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। अगली सुबह उठकर कंधे सीधे करते हुए रेज़ला ने अपना कवच पहना और सब फिर से काम पर निकल पड़े। मॉरलॉक को वहीं आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। भूल भुलैया में भटकने की वजह से उन्हें लौटने में पूरे 4 दिन लग गए। जब वे वापस पहुंचे तो उन्हें मॉरलॉक नहीं मिला। बाद में पता चला उसकी मौत हो चुकी थी। दानवलोक में गोथ बिंगो नाम का एक डीमन था जो अपने मास्टर्स के आदेशों को पूरी लॉयल्टी से पालन करता था। विशाल ड्रैगन्स को ऐसे शिकार करता था जैसे वे छोटे मोटे जानवर हों और एक वफादार कुत्ते की तरह रहता था। सब कुछ तब बदल गया जब उसकी मुलाकात एक सफ़ेद मादा भेड़िए से हुई जो रास्ता भटककर डीमन रेल में आ गई थी। उधर सराय में टीम ने एक अटेंडेंट से पूछताछ की कि उस डिमेंशियाग्रस्त जादूगर का क्या हुआ। बिखरे बालों वाले उस आदमी ने बताया कि भूल भुलैया से लौटने के बाद वो मॉरलॉक के लिए खाना लेकर गया था और उसे बेहोश पाया। क्योंकि बूढ़े आदमी की सांसें बंद हो चुकी थीं, सबने मान लिया कि वो मर चुका है। न उसे मंदिर ले जाया गया, न रिवाइवल मैजिक इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उनकी लॉज मेंबरशिप में हेल्थ केयर शामिल नहीं थी। मुर्दा घर भी महंगा था, इसलिए उसे सड़ने से बचाने के लिए एक शेड में रख दिया गया। ये फैसला बहुत खराब निकला। एक जंगली कुत्ते ने शव ढूंढ लिया और सड़ते हुए बूढ़े आदमी को काट लिया। उसकी कब्र पर सातों ने सुझाव दिया कि उसे चर्च ले जाकर रिवाइव करने की कोशिश की जाए। लड़कियों ने बताया कि उसे मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और उसके कुछ हिस्से गायब भी हैं, और अगर वे उसे चर्च ले भी जाते तो उस लेवल के मेज को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ता और वे अभी भी कंगाल थे। सातू ने सबको मोटिवेट किया कि वे जितने हो सके उतने टूल्स और मटेरियल इकट्ठा करें। उसकी दुनिया से अलग यहाँ मौत हमेशा फाइनल नहीं होती। लव एंड पैन मेव्यूना से सामान लेने गया, जबकि सातू और रेज़ला शेड में बूढ़े आदमी को खोदने के लिए टूल्स लेने गए। डीमन रेल में नए बने कुत्तों के जोड़े के बीच गहरा बॉन्ड बन चुका था और जब भी गोथ बिंगो के पास काम नहीं होता वे साथ समय बिताते थे। एक दिन उसके मास्टर ने, जिसने शहर में एक सफ़ेद मादा भेड़िए की खबर सुनी थी, उसे आदेश दिया कि वो उस भेड़िए को मारकर ले आए ताकि उसे अपने टॉय कलेक्शन में जोड़ सके। उसी दिन से वो डीमन उसके मास्टर का सबसे अच्छा दोस्त नहीं रहा। वो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाने की योजना बनाने लगा, लेकिन मास्टर द्वारा भेजे गए एक और डीमन ने उन पर हमला कर दिया। पसीने से तर हथेलियों वाले उस डीमन से लड़ते हुए दोनों ने उसे हरा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्रेमिका अपने ही खून में डूबी हुई मर चुकी थी। वो उसका शरीर छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा उसके गर्भ से एक पिल्ला बाहर आया। डीमन ने समय से पहले सी सेक्शन कर दिया था और इसी के साथ असली समय में वापस आते हुए शाम ढलते ढलते आखिरकार लव एंड पैन दुकान से लौट आया। भूल भुलैया में साइटोकिस खोज की खबर फैलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। जब रेज़ला वहां पहुंची तो उसने मॉरलॉक की कब्र खुदी हुई देखी और अंदाजा लगाया कि यह काम साइतो और उसी ने किया होगा। ठीक उसी वक्त दोनों अपने टूल्स लेकर लौटे और सामने वही हालात देखकर ठिठक गए। तभी उन्होंने एक चोगा पहने साय को पास आते देखा। पल भर को लगा कि बूढ़ा वापस आ गया है, लेकिन अगले ही सेकंड उस कंकाल ने आग के गोने बरसाने शुरू कर दिए और वे तुरंत बचकर एक कोने में छिप गए। उसकी खोपड़ी तोड़ने की नाकाम कोशिश के बाद कंकाल पर एक और हमला हुआ। असल में वो मॉरलॉक ही था जो रिवाइव हो चुका था। उसी रात सराय में लैफेनपाइन ने समझाया कि शायद मॉरलॉक का कोई रिवाइवल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके मुताबिक मरने के 1 दिन बाद वो फिर जिंदा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही पॉसिबल था। हालांकि रिवाइवल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बार बार हड्डियों के ढांचे में बदल जाता था और उससे भी ज्यादा सीरियस बात ये कि उसके शरीर का एक टुकड़ा गायब था। वही टुकड़ा जंगली कुत्ता खा गया था। मॉरलॉक गुस्से में था क्योंकि भूल भुलैया की राक्षसी के साथ उसके कुछ स्पेशल प्लान्स थी। उसने बताया कि जब उसकी खास छड़ी एक्टिव होती है तो वो मदारा का स्टाफ के बराबर ताकतवर होती है।
अपनी बात समझाने के लिए उसने लैफन पैन का एग्जाम्पल दिया, जो लगभग एक मदारा का जितनी लंबी थी। शर्म नाम की चीज ना जानने वाले साइतो ने कैजुअली बोल दिया कि उसकी मैजिकल स्टाफ तो बस आधी ही है। ये सुनते ही रेजला के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। तभी गिबंगल, जो अब एक स्किल्ड हंटर बन चुका था, पूरी कहानी सुनकर अंदर आया। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें लिखा था कि अगर किसी जंगली जानवर ने जादुई स्टाफ निगल ली हो तो क्या करना चाहिए। सोल्यूशन सिंपल था, उस क्रीचर को ढूंढो और उसके अंदर भरी मास्टर की मैजिकल एनर्जी निकाल लो। जब वे निकले तो साइतो और रेजला को पता चला कि ये गाइड उस मेज ने लिखी थी जिसके पास खुद कभी मैजिकल स्टाफ नहीं थी। उधर गॉथ बिंगो, जिसके पास अब एक बच्चा भी था, उसे ह्यूमन वर्ल्ड में ले आया ताकि उसे शिकार करना और सेल्फ रिलायंट बनना सिखा सके। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके डीमन मास्टर का असर अब भी उस पर है, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करता रहा। गिबंगल और लैफन पैन के बीच मांस के टुकड़े को लेकर हुई कंपटीशन के अगले दिन उनकी मुलाकात उस एल्फ से हुई जो वुल्वरिन बनना चाहता था, और ब्लड वर्शिप करने वाली प्रीस्टस निनिया से, जिसने मॉरलॉक को एक आम अनडेड समझकर लगभग एग्जाइल ही कर दिया था। अपनी परेशानी बताने पर भी जिद्दी मॉरलॉक ने निनिया से बाद में स्टाफ से ट्राई करने को कहा, लेकिन उसे फिर मना कर दिया गया। तभी उनकी मुलाकात साइतो और रेजला से हुई, जो कुत्ते के पोस्टर्स लगा रहे थे। साइतो ने सरप्राइजिंगली एक शानदार स्केच बना डाला और रेजला ने भी पूरी मेहनत की। कुत्ते की बात चलते चलते एल्फ को एक जॉब नोटिस याद आया, एक ऐसे डॉग को मारने के लिए जो लोगों पर अटैक कर रहा था। उसका डिस्क्रिप्शन उनकी तलाश से मैच कर रहा था, इसलिए वे उसी इलाके की ओर गए जहां मॉरलॉक को दफनाया गया था, क्योंकि वहीं उसे आखिरी बार देखा गया था। घर से लंबे समय तक दूर रहने की वजह से गॉथ बिंगो कमजोर पड़ चुका था। खाना ढूंढते ढूंढते वो शहर में भटक रहा था। तभी उसे मरा हुआ मॉरलॉक मिला और उसने उसके शरीर का एक लंबा टुकड़ा उठा लिया। वो हिस्सा अजीब तरह से मैजिक फील्ड था, जिसने उसके अंदर रिएक्ट करके उसे एक वायलेंट मॉन्स्टर में बदल दिया और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। जैसे ही सर्च शुरू हुई, साइतो के साथ चल रहे मॉरलॉक ने अचानक रुककर उससे एक सवाल पूछा। उसने उस समझदार लड़के से रेजला के बारे में उसकी राय जाननी चाहिए। साइतो ने पहले टालते हुए कहा कि वो बस एक एवरेज सी शी हल्क बनने की चाह रखने वाली लड़की है, जिसमें ग्रुप जितनी ताकत है। मॉरलॉक को साफ साफ समझाना पड़ा। रेजला के पिता की मौत उसके याद करने से पहले ही हो गई थी, शायद किसी भेड़िए से लड़ते हुए। उसकी माँ भी बर्फ में खाना ढूंढने जंगल गई और एक भेड़िए से लड़ते हुए मारी गई, और रेजला अकेली रह गई। वो जंगल में मिले एक वुल्फ कब के साथ तब तक जिंदा रही जब तक उसे मॉरलॉक नहीं मिला। अब सालों बाद मॉरलॉक ने दावा किया कि वो साइतो को अपना दामाद बनाना चाहता है, और सीधे पूछ बैठा कि क्या वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। उसी पल गॉथ बिंगो उन्हें ढूंढने लगा। अधमरे बूढ़े को देखते ही गॉथ बिंगो समझ गया कि यही वो लाश है जिसके मैजिक मीट ने उसे बेहोश किया था। उसने तय कर लिया कि इससे पहले कि वो उस बूढ़े से पूरा मैजिक मीट छीन ले, उसे मार देना बेहतर है। उधर मॉरलॉक ने अभी अभी साइतो से ऑफिशियली दामाद बनने को कहा था। साइतो को हिचकिचाते देख मॉरलॉक ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने रेजला को जंगल में अकेले घूमते देखा था, एक सस्ते मोगली की तरह, और उसे अपनी बेटी की तरह पाल लिया। क्योंकि उसे अपने पुराने परिवार की कोई याद नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी खास बेटी की शादी साइतो से हो, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सिवा कोई उसकी केयर नहीं कर पाएगा। एक गहरी सांस लेकर साइतो ने फैसला किया और ऑफिशियली उस बुजुर्ग से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। मॉरलॉक की आंखों से आंसू बह निकले और वो खुशी खुशी साइतो को गले लगा लिया। लेकिन सेलिब्रेशन से पहले उन्हें कुत्ते को ढूंढना था जिसके पास मैजिकल स्टाफ थी। उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए गॉथ बिंगो सामने आया और अधमरे मेज के हाथ का एक एक्स्ट्रा हिस्सा उठाकर ले गया। रेजला, लैफन पैन और गिबंगल घबरा गए। रेजला ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगी कि उसके पिता और होने वाले पति को आखिर क्या रोक रहा है। गिबंगल ने लाफन पैन को इशारा किया कि वो उसके पीछे पीछे आए, क्योंकि आगे मैजिक की जरूरत पड़ सकती थी, और खुद उस कुत्ते को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते रेजला बूढ़े जादूगर के लिए रिटायरमेंट प्लान तक सोचने लगी, क्योंकि साफ था कि वो अब इस काम के लिए काफी बूढ़ा हो चुका है। आखिरकार वे वहां पहुंचे और सामने मोरलॉक और साइतो जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। रेजला ने बिना समय गंवाए लाफन पैन को साइतो का इलाज करने भेजा, क्योंकि मरने के चांसेस साइतो के ज्यादा थे, उस बूढ़े जादूगर के मुकाबले जो टेक्निकली पहले ही मर चुका था। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उस सन की कुत्ते पर झपट पड़ी जो उसे भी काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो दौड़ी, उसने तलवार कुत्ते के मुंह पर टिकाई और उसकी कलाई सीधे उसके दांतों में फंस गई। ये दोनों ही चीजें लिलिजा के दिए हुए गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ थीं। रेजला इस मौके पर पूरा अटैक करना चाहती थी, लेकिन उल्टा उसकी बांह जलने लगी। तभी साइको बिंगो आखिरी वार करने आगे बढ़ा और उसने कुत्ते की गर्दन काट दी। लेकिन इससे पहले कि वो वार पूरा हो पाता, कुत्ते का पिल्ला बीच में कूद पड़ा, अपने पिता को मरने से रोकने के लिए। जख्मी और सनकी कुत्ता उठा और रेजला से गिड़गिड़ा कर बोला कि उसके पिल्ले को बख्श दे और उसे अपने साथ ले जाए।
रेज़ला का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि वही कुत्ता जिसने उसके पिता और होने वाले पति को लगभग मार ही दिया था, अब उससे अपने बेटे की भीख मांग रहा था। मोरलॉक की हालत चाहे जैसी भी थी, उसने देखा कि साइटो अब ठीक हो चुका है और थोड़ा काम भी है। रेज़ला पिल्ले को बचाने का फैसला कर रही थी, लेकिन बिंगो को मोरलॉक के मैजिक के लिए मार देने को तैयार थी। तभी लैफेनपैन के स्पेल से वो पूरी तरह हील हो गई और उसी पल उस डीमन का भाई सामने आ गया, जिसे उसी कुत्ते ने मारा था। उसने पहले से कमजोर हो चुके कुत्ते को पकड़ा और पीछे हटने लगा। ये देखते ही साइटो ने उसे रोक लिया और तब तक थामे रखा जब तक रेज़ला पूरी तरह तैयार नहीं हो गई। जैसे ही वो रेडी हुई, उसने सीधा हमला कर दिया। उन्हें देखते ही डीमन ने तुरंत 7 रोरिंग गॉड्स का चैंट शुरू कर दिया। रेज़ला बस बाल बाल बची, क्योंकि लैफेनपैन ने अपने कॉइन्स खर्च करके सोने की 7 जुड़ी हुई शील्ड्स खड़ी कर दी, जिन्होंने ब्लास्ट को रोक लिया। जैसे ही एक्सप्लोजन खुला, रेज़ला को मॉन्स्टर पर तलवार चलाने का परफेक्ट मौका मिल गया। उसने पेड़ जैसे डीमन को काटा और जब वो धीरे धीरे गिरने लगा तो उन्होंने कुत्ते को लेकर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले ही मरते हुए पाम ट्री डीमन के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकल आया। यही था उनका लीडर, डीमन किंग लेवल का जुड़वा भाई, जिसने बिंगो को शाप दिया था और जिंदा रहने के लिए मोरलॉक की मैजिकल स्टाफ खा ली थी। जानबूझकर इस हाई क्लास पाम डीमन को धरती पर भेजा गया था ताकि उसे मारकर ह्यूमन वर्ल्ड में एंट्री का रास्ता बनाया जा सके। नए दुश्मन की ताकत देखते ही रेज़ला ने साइटो से कहा कि वो लैफेनपैन को लेकर तुरंत शहर भाग जाए, क्योंकि लड़ाई में वो सिर्फ बोझ बनेगा और रेज़ला को रोक देगा। जिद्दी प्लम्बर रुकना चाहता था, लेकिन उसे कड़ी डांट पड़ी। उसके हटते ही मॉन्स्टर ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रेज़ला ने बीच में आकर उसे रोक लिया। साइटो किसी तरह कुत्ते तक पहुंचा, मगर पिल्ला उसे पास नहीं आने दे रहा था। साइटो अब खुद को बेकार महसूस करते करते थक चुका था और दूसरी तरफ रेज़ला बंधी हुई थी, उसके अंगों को निकालकर इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही थी। साइटो ने वायर कटर और होली वाटर को कंबाइन करके हमला किया, जिससे मॉन्स्टर्स कुछ देर के लिए अंधे हो गए और बंधन की रस्सियां कट गईं। उसी पल उसने अपनी तलवार उनके जुड़े हुए दिमागों के बीच घुमाई और उन्हें एक झटके में अलग कर दिया। लेकिन वार के बीच में ही उन्होंने हाथ रोक लिया और एक नया चैंट शुरू कर दिया, जिससे रेज़ला वहीं फ्रीज होने लगी। साइटो ने उसे जोर से धक्का देकर दूर किया और खुद जम गया। वे उसकी बर्फ की मूर्ति तोड़ने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह उसने हमले रोक लिए और वहीं खड़ा रहा, जैसे वो साइटो को मौत से बचा रहा हो। मोरलॉक, जो पूरे वक्त पैरालिसिस में था, अपने बच्चों के साथ हो रहे इस अत्याचार को बेबसी से देख रहा था। उसी पल उसे अपने मैजिक का एहसास हुआ। साइटो ने आत्मघाती मिशन पर जाने से पहले उसे मरते हुए कुत्ते के पास रख दिया था। मोरलॉक ने कुत्ते से विनती की कि वो अपनी शक्तियां उसे वापस दे दे। वे एक मेंटल वर्ल्ड में पहुंचे, जहां कुत्ते ने विजर्ड से अपनी ताकतों के बदले अपने पिल्ले की रक्षा की गुहार लगाई। विजर्ड मान गया, क्योंकि वो एक पिता के प्यार को समझता था। वो बिल्कुल सही समय पर लौटा, क्योंकि मॉन्स्टर्स रेज़ला को बेसहारा छोड़ चुके थे और उसे उसके मंगीतर के साथ मारने वाले थे। उसने उनके सिर काट दिए और साइटो को उसकी बर्फीली कैद से आज़ाद कर दिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मॉन्स्टर्स फिर उस पर टूट पड़े, क्योंकि उनके कुत्ते के साथ जो हुआ था उसका जिम्मेदार वही था। तब उसने विंड एनाहिलेटर स्वॉर्ड का इस्तेमाल शुरू किया, एक हाई लेवल मैजिक जो बैटलफायर की 8 फॉर्मेशन से 7 जलती हुई तलवारें बनाता है। मॉन्स्टर्स ने बर्फीली चट्टानों से काउंटर किया, लेकिन आखिरकार आग की तलवारों के सामने हार मान ली। साइटो और रेज़ला दोनों विजर्ड के फैन बन गए, क्योंकि उसके परफेक्ट टाइमिंग ने उन्हें एक बेहद दर्दनाक और बेवजह के अंत से बचा लिया था। आखिर वो सब यहाँ इसलिए थे क्योंकि किसी ने उस बूढ़े की मैजिकल स्टाफ खा ली थी। जैसे ही वो उनके पास आया, रेज़ला ने उसे पापा कहकर पुकारा और वो खुशी से भर गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके कान अब कुत्ते जैसे हो गए थे। जुड़े हुए ट्विन डीमंस ऐसे नहीं थे, असल में वे कभी नॉर्मल भाई थे। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें थ्रोन रूम में बुलाया और कहा कि असली बेटा कौन है ये तय करने के लिए उन्हें जान की बाजी लगानी होगी। छोटे भाई ने बिना हिचकिचाए बड़े भाई का पेट फाड़ दिया और माँ के बेटे होने का अपना हक साबित कर दिया। बड़े भाई ने, जिसने अपने अस्तित्व की रियलिटी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, अपने अनुभवहीन छोटे भाई को एक ही डिसाइसिव स्ट्राइक में खत्म कर दिया। उसने अपनी माँ से सच को मान लेने को कहा, लेकिन जवाब में उसे माँ के दांतों से एक करारा काउंटर मिला। साफ था, उसकी माँ ने झूठ बोला था। उनके परिवार ने बच्चों को ऐसे संघर्षों में झोंक दिया ताकि अमरता पाने के लिए विजेता को खा लिया जाए। जैसे ही माँ ने उसकी जान ली, छोटे भाई ने झपट्टा मारते हुए उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। और जैसे जैसे थानोस से जुड़े साइक्लोप्स परिवार के सदस्य गिरते गए, दोनों भाइयों ने सर्वाइव करने के लिए आपस में मिल जाने का फैसला कर लिया। विलय के बाद उन्होंने दीवार पर अपनी माँ की प्रतिमा लगाई और स्टफ्ड खिलौनों का एक अजीब सा संग्रह शुरू किया। यही उनका तरीका था परिवार की तरह यूनाइटेड रहने का। कब्रिस्तान में लौटकर समूह ने बूढ़े जादूगर से उसकी नई शक्तियों के बारे में सवाल किए। उसे याद आया कि कुत्ते ने ही उसकी जादुई शक्तियां वापस दिलाई थी।
उसने समझाया कि उसके और कुत्ते के बच्चों के प्रति भाव बिल्कुल एक जैसे थे, इसी वजह से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए। कुत्ते ने बूढ़े आदमी की शक्तियां लौटा दी और अपनी कुछ ताकत भी ले दी। मोरलॉक ने तय कर लिया कि वो कुत्ते को बचाने का कोई ना कोई वे जरूर ढूंढेगा। इसी दौरान गैम्बेगल अनगिनत मरे हुए सैनिकों की सेनाओं से लड़ रहा था और एक नए रिक्रूट की तरह उनके साथ जुड़ने ही वाला था कि फ्लैंड्रल आ गया और उसे वहां से निकाल लाया। निनिया भी वहीं थी और उसने हालात काबू में कर लिए। बॉ ने मर्लिन को मौत से बचाने के बदले उन्होंने पैसों की पेशकश की। बाकी टीम मोरलॉक के इस फैसले को समझ नहीं पाई जिसमें वो मरते हुए कुत्ते को अपनी जादुई शक्ति लौटाना चाहता था। उसका कहना था कि चूंकि कुत्ते ने भी उसे अपनी कुछ शक्ति दी थी, इसलिए वो उसे वापस देकर उस पर लगे दानव के कर्ज को हटाने की कोशिश करेगा। तभी अचानक एक बर्फीला टुकड़ा बूढ़े जादूगर की छाती से टकराया और उसे कई 100 फीट पीछे धकेल दिया। राक्षस भाई अब भी जीवित थे और गुस्से से भरे हुए थे। दूसरी ओर मोरलॉक पूरी तरह रिकवर हो चुका था और फिर से खड़ा हो गया। उसकी और कुत्ते की शक्तियों के जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने उसे न सिर्फ जिंदा किया बल्कि उसके मूल रूप में भी लौटा दिया। फटे हुए चोगे में वो किसी बैलेंसियागा मॉडल जैसा लग रहा था। उसके दामाद और गोद ली गई बेटी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो डरावना बूढ़ा जादूगर कभी एक बेहद खूबसूरत इंसान रहा था। राक्षस गुस्से में उसे खत्म करने के इरादे से उस पर टूट पड़े। अपनी नई लिमिटलेस पावर के साथ मोरलॉक ने उसी पत्थर के गोलम को बुलाया जिसके साथ वो भूल भुलैया में समाहित हुआ था। जब राक्षस अपनी कमजोरी समझते हुए गोलम को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़े तो उन्हें ट्रांस पुरुष की ताकत याद आ गई। ट्रांस पशु पुरुष बने जादूगर ने गोलम को कंट्रोल करते हुए राक्षसों पर एमएमए स्टाइल में करारे वार किए। किसी तरह वो बच तो गए, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि अब इंसानों को अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है। बूढ़े जादूगर ने सोचा कि उसने काफी देख लिया है और उसने उन्हें गोलेम के साथ फंसा दिया। अपने बच्चों को राक्षसों से अलग करने के लिए उसने एक बैरियर खड़ी की और ऊपर से एक उल्का पिंड गिरा दिया। आग का गोला नीचे आया और राक्षसों को जिंदा ही भून डाला। उनकी त्वचा जलकर गलने लगी तो मोरलॉक लौटने लगा, लेकिन राक्षसों ने कहा कि वे अब भी जीवित हैं। शायद वो भूल गया था कि जिंदगी भर नर्क में रहने वालों के लिए आग बारिश के दिन जैसी महसूस होती है। मोरलॉक ने आखिरी बार से उन्हें खत्म करने का फैसला किया, लेकिन तभी वो अपने वृद्ध रूप में लौट आया और उसे फिर से मनोभ्रंश ने घेर लिया। वो भूल गया कि कौन सा मंत्र पढ़ रहा था और अपनी ही हेल्पलेसनेस में जड़ होकर रह गया। वे सब साफ देख पा रहे थे कि दानव बिल्कुल सामने आ चुका है और अब पुनर्जीवित जादूगर को फाइनल डेथ देने ही वाला था। लेकिन निकम्मेपन का ताज पहनने वाला साइटो ऐसा इंसान था जो कभी भी रिलैक्स नहीं करता। उसे हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोचता था और उसी हिसाब से वो रेडी रहता था। जैसे ही दानव ने हमला करने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया, मोरलॉक पहले से ही रेज़ला की तलवार थामे खड़ा था। उसने एक ही झटके में दानव का हाथ काट दिया। मोरलॉक ने गर्व से अपनी ओर देखा, लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने प्रचंड ऊष्मा वाला स्पेल चैंट करना शुरू किया और फिर हमेशा की तरह शब्द भूल गया। खुशकिस्मती से उसकी जिंदा मार्गदर्शिका उसे लगातार सही शब्द याद दिलाती रही। उसी गाइडेंस के साथ उन्होंने आखिरकार राक्षस को इटर्नल स्लीप में भेज दिया। एक बार सब शांत हुआ तो साइटो ने बताया कि उसने कुछ समय मैजिक और स्वॉर्ड प्ले की ट्रेनिंग ली थी और इसी वजह से अब वो सिर्फ ताले खोलने तक सीमित नहीं रहा। अपने साथी को इतनी मेहनत करते देख रेज़ला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने आराम से अपना आर्मर उतारा और खून पसीने से भीगे चेहरे के साथ सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। इससे पहले कि कोई ऑकवर्ड फिजिकल एक्सचेंज हो पाता, दानव की उपस्थिति फिर से महसूस हुई। इस बार जो बचा था वो कुछ म्यूटेटेड स्पर्म सेल जैसा कुछ था जिसे पिल्ले ने तुरंत निगल लिया। वही सबसे बड़ा भाई था जो अपने भाई की मौत महसूस करते ही उसके पीछे पीछे आ गया था। अपने प्यार में डूबे इन बच्चों को हालात की सीरियसनेस समझाने के बाद लैफिनपैन ने कहा कि अब प्योरिफिकेशन जरूरी है। मिजिट मर्लिन, वुल्वरीन वॉनबी और वो नट जॉब नन आखिरकार पहुंच गए और शुद्धिकरण में मदद करने को तैयार हो गए। जब मोरलॉक निनिया के पीछे गया तो बाकी लोग उसके बनाए हुए गड्ढे को देखने चले गए। साइटो और रेज़ला उस पिल्ले के पास पहुंचे जो गुस्से में था और किसी को पास नहीं आने दे रहा था। उसने उन्हें राक्षस से बचाने के लिए हमला नहीं किया था, वो सिर्फ अपने पिता का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसका वार जानलेवा था। मोरलॉक वहां आया और तुरंत पिल्ले के गुस्से को समझ गया। पिल्ला उन्हें राक्षस के मौत का जिम्मेदार मान रहा था। मोरलॉक ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पिल्ले ने उसे काट लिया। फिर भी मोरलॉक ने उसे उठा लिया और कसकर गले लगा लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पिल्ला शांत होने लगा। उसे मोरलॉक के अंदर अपने पिता की आभा महसूस हो रही थी। मोरलॉक ने सबको बताया कि वो कुत्ते को रिवाइव करेगा और उस पर लगे कर्स को हटाएगा। जब उनसे पूछा गया कि ये कितना पॉसिबल है तो उसने बताया कि मेंटल लिंक के दौरान उसने जाना कि कुत्ते की मैजिक डीमन पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो मैजिक वापस लौटा दे तो कर्स हट सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा करने के बाद उसका अपना क्या होगा। रेज़ला को समझ नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा आदमी उस कुत्ते के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। मोरलॉक ने कहा कि बच्चों की रक्षा करने की भावना और पिता होने का बॉन्ड ही उसकी वजह है।
वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने कुत्ते को इतनी मैजिक देने का फैसला किया कि उसका अस्तित्व फिर से जुड़ जाए, चाहे इसमें उसे खुद को खोना ही क्यों ना पड़े। जैसे ही रिवाइवल शुरू हुआ, वो पहले ही दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था और उस लड़की से मिला। वो उसकी ओर बढ़ा ही था कि लड़की ने उसे रोक दिया। तभी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला कि अभी उसका काम बाकी है। उसका बेटा उसके साथ था और अपने पिता को बुला रहा था। अपने बेटे को सामने देखकर बूढ़े ने आंखें खोली और उठने को कहा। वो उठा और उसने रेज़ला को देखा, मानो वो सब समझ रही हो। उसने उससे कहा कि वो अपनी जिंदगी सही तरीके से जिए, खासकर उस बूढ़े जादूगर के लिए जिसने कुत्ते को बचाने के लिए अपनी मैजिक छोड़ दी। जाते जाते उसने रेज़ला से वादा किया कि वो मॉरलॉक के इस बलिदान का कर्ज चुकाने के लिए लौटेगा। रेज़ला ने उससे कहा कि वो कभी वापस ना आए और उनके गांव से दूर रहे। इतना कहकर वो मॉरलॉक और बाकी लोगों को साथ लेकर चली गई, कुत्ते और उसके बेटे को वहीं छोड़ते हुए। साइटो, जो सोच रहा था कि वो फिर से एक बेकार प्लम्बर बनकर अपनी साधारण जिंदगी में लौट आया है, अचानक जागा और देखा कि रेज़ला उसके बिस्तर के किनारे बैठी है। उसे होश में देखकर वो खुश हो गई। उसने बताया कि वापस आने के बाद वो बेहोश हो गया था और लगभग एक दिन से ज्यादा सो रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि उसे कुछ समय के लिए बर्फ में रखा गया था। साइटो ने बूढ़े जादूगर के बारे में पूछा। रेज़ला उसे मॉरलॉक से मिलने ले गई, जो अब पहले जैसा हेल्दी दिख रहा था। उसकी मैजिक लगभग अपने आप रीजनरेट हो जाती थी, भले ही उसने पिछले दिन सब कुछ कुत्ते को दे दिया हो। थोड़ा रेस्ट लेने पर उसकी ताकत लौट आती थी। अब वो इन में काम भी करता था, उसी बिखरी बालों वाले आदमी के लिए जो असल में इनका मालिक था। ये उसकी पुरानी हालत से भी ज्यादा खराब था, क्योंकि अब वो हर आने वाले गेस्ट को सस्पिशियस नजरों से देखने लगा था। ऊपर से वो लैफिनपैन का कर्जदार भी था, जो अपना पैसा वापस चाहती थी। रीयूनियन के बाद ये जोड़ी भूल भुलैया के टॉप पर गई, शहर का वो हिस्सा जिसे साइटो ने पहले कभी नहीं देखा था। जब वे उस जायंट क्रेटर को देख रहे थे जिसे अभी भी लोकल मेजेस संभाल रहे थे, तभी साइतो को एहसास हुआ कि उसके कपड़े बदले जा चुके हैं। उसने इस बारे में पूछा। असल में रेज़लर ने उसे बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मैजिकल स्टाफ पर पड़ी जो साफ तौर पर आधी मदरा का लेंथ की थी, वो वहीं फ्रीज हो गई। तभी ड्वार्फ मर्लिन गिबांगल ने सिचुएशन संभाली, उससे जगह बदली और साइतो को कपड़े पहना दिए। साइतो ने उससे डॉग के साथ हुए उसके संवाद के बारे में पूछा और ये भी कि क्या लो बजट मौगली लाइफ ने उसे जानवरों से बात करने लायक बना दिया। उसने हाँ कहा और हल्की सी ब्लंट टोन में याद दिलाया कि वो थोड़ी रूड है, मगर इसी पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि शहर में यही एक पार्टी है जो वियर्ड लोगों को एक्सेप्ट करती है। फिर उसने ये भी कबूल किया कि वो भी इसी पार्टी का हिस्सा है और सच कहें तो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। वो जवाब देने ही वाली थी कि गिबांगल ने उसे खींच लिया। वजह यह थी कि इनका दरवाजा बंद था। उस बूढ़े आदमी ने बंद किया था जिसने किसी कस्टमर का अंडरवेयर चुरा लिया था। ताला खुलते ही लैफिनपैन ने गिबांगल से पूछताछ की, क्योंकि वो जानती थी कि उसने कपल के प्राइवेट मूवमेंट में दखल दिया। उधर मॉरलॉक अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। डॉग से पावर्स वापस मिलने के बावजूद उसकी स्टाफ गायब थी। पावर फ्लक्चुएशंस की वजह से स्टाफ कभी दिखाई देती, कभी गायब हो जाती। एक पल ऐसा आया जब उसकी यूथ वापस लौटी और उसी इंस्टेंट में वो लिटरली एक लड़की बन गई। और उसी पल उसने साइतो को देखा और कुछ ऐसा नोटिस किया जो पहले कभी नहीं किया था। साइतो क्यूट था। किसी और टाइमलाइन में शायद वही प्लम्बर वाला जेंडर अपने पास रख लेता। यही सोच रहा था कि साइतो शहद लेकर आ गया। उसे देखते ही उसके अंदर अपने फ्यूचर सन इन लॉ के लिए अफेक्शन आ गया। जब फाइनली उन्हें टाइम मिला तो साइतो ने रेज़ला के आर्मर को अपग्रेड करने में खुद को लगा दिया। रेज़ला पूरे फोकस के साथ अपने स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को देख रही थी। वो सच में अपना काम परफेक्ट कर रहा था। काम खत्म होने पर उसने उसे पहनने को कहा। वो असल में एक हेयरपिन थी जिसे उसने सरप्राइज के तौर पर आर्मर में छुपा रखा था। रेज़ला को वो पसंद आई और उसने पहन कर दिखाया। उस हेयरपिन ने उसे याद दिला दिया कि उसने उसे क्यों चुना था। लैफिनपैन, जिसने ये आइडिया दिया था, खिड़की के बाहर से एक्साइटमेंट में सब देख रही थी। तभी टीम मैंटिकोर नाम के मॉन्स्टर से लड़ने निकल पड़ी। वो बूढ़े आदमी के हूबहू मिलता जुलता था और वही मैजिक यूज कर रहा था। उसे देखकर डर लगा कि स्क्वाड के पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वे उसके जैसे क्रीचर को मार सकें। सबसे पहले रेज़ला आगे बढ़ी। उसने उसका सिर चीर दिया और लैफिनपैन के साथ मिलकर लगातार स्ट्राइक्स करती रही। लैफिनपैन भी पूरा सपोर्ट कर रही थी। बीच में उसने साइतो की तरफ देखा। उम्मीद थी कि उसका फ्यूचर सन इन लॉ इतना वायलेंट नहीं होगा, लेकिन साइतो अपनी नई बो एंड एरो से मॉरलॉक लाइक बीस्ट पर ताबड़तोड़ एरोज चला रहा था, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। ये देखकर बूढ़ा जादूगर उसकी सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली वरीड हो गया। थोड़ी देर बाद जब साइतो लौटा तो रेज़ला नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि वो अपने पिता को एक्यूपंक्चर के लिए ले गई है। उसे एक अजीब सी ग्रीन बॉटल मिली और उसने लैफिनपैन के लिए एक छोटा सा बाथ एरिया बनाने का फैसला किया। तैयार होने पर लैफिनपैन ने उसके सामने कपड़े उतार दिए और उसमें बैठ गई। साइतो ने तुरंत फेस दूसरी तरफ कर लिया तो लैफिनपैन के बोला कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, वे अलग स्पीशीज से हैं।
वो इनोसेंट सा साइतो, जिसकी शायद कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी, नजरें इधर उधर टिकाए खड़ा रहा। उस रात काफी ड्रिंकिंग के बाद दोनों वहीं बेड पर सो गए। अगली सुबह लैफेनपेन उठी और महसूस किया कि उसकी हाइट अब साइतो के बराबर है। उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उसने कुछ भी नहीं पहना था। पूरा दिन उसने ह्यूमन साइज कपड़े ट्राई करने में बिताया, ज्यादातर रेज़ला के, क्योंकि वो इतनी कंजूस थी कि अपने लिए कपड़े नहीं खरीदती। ये देखकर साइतो ने उसके लिए एक ड्रेस खरीद ली। हमेशा की तरह उसने मना कर दिया तो साइतो ने इसे मैजिकल मेडिसिन के डेट और अब तक की मदद का रिटर्न बता दिया। जैसे ही उसने ड्रेस पहनी, साइतो ने इतनी तारीफ की कि वो खुशी से उछल पड़ी। भागते हुए वो एक मोटे पेट वाले गंजे आदमी से टकरा गई, जिसने सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। साइतो ने बीच में आकर मामला संभाला। उस बल्कि आदमी ने साइतो को उसी वीक प्लम्बर के रूप में पहचाना जो शहर में स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स के पीछे घूमता रहता था। उसने पंच मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मरोड़ दिया गया। साइतो का ये मैस्कुलिन साइड देखकर लैफेनपेन को एहसास हुआ कि वो सच में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब वो पहले जितना स्किनी नहीं रहा। वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप जोन से बाहर निकल रहा था। अगले दिन वो फिर अपनी फेरी लाइक सेल्फ में लौट आई और साइतो उसके बेड के पास खड़ा उसे जगा रहा था। हमेशा की तरह उसे बिना ढके अपने बगल में देखकर वो शर्म से चीख पड़ी। साइतो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पहले तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी रेज़ला वापस लौटी और बताया कि एक्यूपंक्चर मास्टर का घर काफी दूर था, इसलिए उन्हें देर हो गई। बुजुर्ग की हालत अब काफी बेटर हो चुकी थी और वो पब में आराम से शराब पी रहा था। तभी लैफेनपेन बाहर आई और सीधे रेज़ला से पैसे मांगने लगी। रेज़ला ने कामली कहा कि उन्होंने पहले ही उस ग्रीडी फेरी को अपने रेट्स में ज्यादा शेयर देने पर एग्री कर लिया है। इस पर लैफेनपेन ने हाफ जोकिंग हाफ सीरियस अंदाज में रेज़ला के आदमी को चुरा लेने की धमकी दे दी। इसके बाद सब बूढ़े आदमी के कमरे में गए, जहां साइतो ने मैजिकल वेस वाली पूरी इंसिडेंट एक्सप्लेन की। हमेशा की तरह स्पाइंग मूड में रहने वाले गिबैंगल ने तुरंत मैजिक पीडिया खोलकर उस हरे फूलदान के बारे में बताया। वो एक मैजिकल आइटम था जो छोटी चीज़ों को टेम्पररीली बड़ा कर देता था, और इसी से लैफेनपेन के सडन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह क्लियर हो गई। अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि नशे में धुत बूढ़ा जादूगर बिल्कुल न्यूड हालत में अंदर आ गया और बोला कि उसने कार्ड्स खेलते हुए अपने कपड़े हार दिए। अपनी मैजिकल स्टाफ, जिससे सब नफरत करते थे, कुछ छिपाने के लिए उसने उसी वेस का इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी पहले से ही ओवरसाइज स्टाफ दीवार तोड़ते हुए कमरे में घुस आई और इस केओस में सब पर हमला सा हो गया। शहर में घूमते हुए साइतो को अगला कॉइन कमाने का मौका मिला जब उसने एक औरत को देखा जिसका जूता फटा हुआ था। उसने हेल्प करने का फैसला किया और जूता ठीक कर दिया। जैसे ही काम खत्म हुआ, उस औरत ने उसे पहचान लिया और बोली कि वो अब फेमस हो चुका है। ये देखते ही आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे और अजीब अजीब रिक्वेस्ट लेकर उसके पास आने लगे। किसी का सामान टूटा था, किसी का हथियार। उसी रात साइतो ने अपने साथियों को बताया कि वो अपनी कमाई से डिनर बाय कर सकता है। सबने सजेस्ट किया कि वो ऑफिशियली एक मैकेनिक की तरह काम शुरू करे, लेकिन उसने माना कि अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि फुल रेट्स चार्ज कर सके। उसने डिसाइड किया कि जब सब कुछ प्रॉपरली सेट हो जाएगा तब वो मैकेनिक शॉप खोलने की तैयारी करेगा। हैरानी की बात यह थी कि सबने इसमें उसकी मदद करने का फैसला किया। तभी फ्लैनरेल और निनिया अंदर आईं। फ्लैनरेल का वुल्वरीन क्लॉ टूट गया था और वो चाहती थी कि साइतो उसे रिपेयर करे। हमेशा क्वाइटली मौजूद रहने वाला गिबैंगल भी वहीं था। थोड़ी देर में लेलिजा और जीवरा भी आ गईं। लेलिजा की ड्रैगन स्केल्स डैमेज हो गए थे और उसे भी रिपेयर की ज़रूरत थी। ऑफिशियल हीरो पार्टी भी वहां पहुंच गई। मोम्पुई अपने सीक्रेट सैंडविच रेसिपी के बारे में पूछ रहा था, जबकि राइची अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के लिए काइंड्स के साथ वापस जाना चाहता था। शॉप ओनर मवीना भी साइतो का प्रॉपर एवैल्यूएशन करने आई थी। भेस बदले हुए राजा, मंत्री और डीमन किंग भी वहां पहुंच गए। राजा के क्राउन में हल्की सी क्रैक आ गई थी और उसे ठीक करवाना था। इसी बीच अकेला ब्लैकस्मिथ डॉन बेन एक नया मास्टर लॉक लेकर आया, जिसे वो मास्टर लॉक पिक से खुलवाना चाहता था। भीड़ देखकर रेज़ला उन्हें शांत करने आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुछ महिलाओं ने उस पर ही हमला बोल दिया, ये सोचकर कि वो अपने आदमी का बचाव क्यों कर रही है। हालात ऐसे बने कि उसकी फ्लैनरेल से फिर से फाइट होने वाली थी। तभी लैफेनपेन ने हर काम के बदले एक एक कॉइन लेने का सिस्टम बनाकर सबको ऑर्गेनाइज कर दिया। वो बूढ़ा बदमाश भी नए शिकार ढूंढने लगा, लेकिन फ्लैनरेल को उसके पुराने बालों की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वही साइतो, जिसे कभी बेकार और इजीली रिप्लेसेबल समझा जाता था, अब एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन बन चुका था। अपनी मदद के लिए आए इतने सारे लोगों को देखकर उसके चेहरे पर एक नेचुरल सी मुस्कान आ गई। और यहीं पे इस स्टोरी के इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऐसा तोड़ देना कि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपसे मिस ही ना हो। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सयोनारा।